ने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। अपनी नाशुक्री पर वो बेहद शर्मिंदा था। इसका अल्लाह इसे बहुत चाहता था और अपनी मोहब्बत में इन दोनों को एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा भी दे डाला था। अल्लाह रहीम व करीम है। रूह से मिलने से पहले इसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी। इतना नाशुक्रा वो कभी भी नहीं था। वो तो खुद सबको गुमराही से दूर करता था और आज खुद ही गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा था। वो पछता रहा था, बहुत पछता रहा था। वो रोकर अपने सजदों में अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। वो इसका बहुत शुक्रगुजार भी था जिसने रूह जैसी पाक सीरत लड़की इसके नसीब में लिखी थी, पर अपनी रहमतों का तोहफा एक नन्हे फरिश्ते के रूप में भेजा था। अल्लाह के हुजूर गिरा कर माफ़ी मांगकर वो रूह के पास आया था। इसे अभी तक होश नहीं आया था। वो खामोशी से इसके करीब कुर्सी रखता इसका हाथ थाम कर बैठ गया। वो अपने बेटे का चेहरा अपनी बीवी के साथ देखना चाहता था। रूह को अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन वहाँ लैला और मासूमा इसके नन्हे बच्चे को अपनी तीनों शैतानों से बचा रही थी, जो इसके हाथ पर बिलून बांधकर इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ बच्चे इसे पाकर बेहद खुश थे, वहीं मासूमा और लैला को डर था कि कहीं सब इसे गुब्बारे से बांधकर आसमान में ही न उड़ा दे, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। शारफ और हिजर बेहद खुश थे, जबकि सारम भी थोड़ी ही देर में अपनी फैमिली के साथ आ चुका था। अस्पताल में इतना रश ने डॉक्टर को परेशान कर दिया था, लेकिन सारम ने कमरे का दरवाजा बंद करके कह दिया कि शोर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। और अब सारम के दोनों बच्चे भी यारम के मासूम से बच्चे को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये अलग बात है कि शोनू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही लैला ने छोटे मियाँ को काट में लटाया, शोनू इसकी रखवाली के लिए इसके सर पर बैठ गया और अब शोनू की डर से कोई भी छोटे मियाँ के पास ही नहीं आ रहा था, सवाई माहिरा के। सबसे बड़ी होने की वजह से इसे थोड़ा बहुत समझदार होने का खिताब हासिल था। मामा, इसका नाम क्या होगा? माहिरा बेबी के गाल चूमते हुए उर्वा से पूछने लगी। वो तो इसकी माँ होश में आने के बाद बताएगी, उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि यारम की निगाहें अभी अभी सिर्फ और सिर्फ रूह पर ही टिकी हुई थी, जो इस शोर शराबे की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही थी। इसकी आंखें खुलते हुए एक नजर पूरे कमरे में मौजूद हर शख्स पर डाली थी। यारम इसके बेहद करीब था, वैसे देखते हुए इसके पास बैठा था। रूह ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा ना गया। लेकिन इसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी नहीं, बल्कि एक डर था, एक खौफ था, जो यारम बहुत अच्छे से महसूस कर चुका था। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठाकर इसके पास बैठा था और इसे अपने साथ लगाते हुए उठाया। यारम, मेरा बच्चा कहाँ है? सब ठीक तो है ना? यारम प्लीज कुछ बोले, आप खामोश क्यों हैं? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सब कुछ ठीक है रूह, प्लीज रिलैक्स। यारम इसका माथा चूमते हुए इसके बाल से हिला रहा था, लेकिन रूह को सुकून ना आया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज बताएं मुझे, वो यारम का कलर झंझोड़ते हुए बोली थी। रूह, क्या हो गया है तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ, बेबी यहीं पर है, अभी सोया है। बच्चे से सोने नहीं दे रहे थे। वो तो शुक्र है कि शोनू का रौब थोड़ा चल गया, वरना हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ। और बाने उठकर काट से बेबी उठाया, उसके पास ले आई थी। रूह, तुम्हारा बेटा मिस्टर छोटू मियाँ फिलहाल हमने यही नाम रखा है, बाकी इस पर्सनैलिटी पर सूट करने वाला नाम तुम खुद रख लेना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बेबीज की गोद में रख चुकी थी। इसके सफेद कपड़े से इसका चेहरा ढका हुआ था। अरे छोटे मियाँ, अब अपने बाबा को भी अपना चेहरा दिखा दें। उर्वा ने शरारत से कहते हुए इसके चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया, पर नूर मासूम से चेहरे को देखते ही रूह के साथ साथ यारम के दिल की धड़कनें भी तेज कर गई थी। रुख मैडम, आपके शोहर साहब का कहना था कि जब तक मेरी रूह अपने बेटे को नहीं देखती, तब तक वो भी नहीं देखेंगे। हम दोनों इसे मिलकर दुनिया में वेलकम करेंगे। अब आप दोनों इसे वेलकम कर लो, उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो रूह ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर यारम को देखा था। यारम ने आहिस्ता से इसकी दोनों आंखें चूमते हुए अपने बेटे के गाल को चूमा था, जिस पर रुख तो सबके सामने यारम की इस जुसारत पर चेहरा झुकाते हुए अपने बेटे के चेहरे पर झुक गई थी। वो खुद परेशान थी कि ये सब कुछ हुआ कैसे। डॉक्टर ने कहा था कि कोई एक ही जिंदा बच सकता है, और अब इसका बेटा इसके हाथ में कैसे था? इसके चेहरे पर लिखी उलझन की तहरीरें यारम पढ़ चुका था। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है रूह, इसने हमारे लिए तोहफा बेचा है, बस शुक्र अदा करो। वो नरमी से इसका माथा चूमता इसके आंसू साफ करने लगा था। रूह नजरें अपने बेटे के चेहरे पर जमाई यारम के सीने पर सर रखकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। वो पाक साथ हर चीज पर कादिर है, इसके करम की कोई हद नहीं। आज इसने इन पर बहुत कदम किया था, इन्हें बेहद नवाजा था। बेशक कौन है इस पाक साथ के अलावा? अस्पताल में पिछले 3 दिन से अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक इनके सलूक के खिलाफ था। लेकिन यहाँ डॉक्टर की सुनता कौन था? सारम का कानूनी लाइसेंस और किसी चीज के काम आए या ना आए, लेकिन यहाँ आ रहा था। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद आवाज बाहर नहीं जाती थी, और सारम कमरे के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर देता था। और अगर शोर ही नहीं होता था तो बाकी मरीज डिस्टर्ब कैसे होते? सारम का कहना था कि वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस अपने काम से काम रखेंगे, और वो ऐसा ही करते थे। रुको 1 हफ्ते के बाद यहाँ से छुट्टी मिलनी थी, तभी इसका सारा वक्त अस्पताल में अपने बेटे और यारम के साथ ही गुजरता था। यारम इसके पास रहता और कमरे में मौजूद सोफे पर रात को सोता। छोटे मियाँ छोटे मोटे काम सारा नर्स कर जाती थी, लेकिन रुख ने एक चीज बहुत शिद्दत से नोट की थी, इसने अभी तक अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया नहीं था। रुख ने बहुत सोच विचार के बाद अपने बेटे का नाम रोयाम रखा था। यारम और रुख का नाम जोड़कर इसे एक ही नाम समझ में आया था। ये इनकी मोहब्बत की निशानी थी, जिसका नाम भी बेहद मोहब्बत से ही रखा गया था। यारम को अपने बेटे का नाम बेहद पसंद आया। यारम, आप इसे अपनी बाहों में क्यों नहीं उठाते? वो बेबी काट के करीब कुर्सी रखे इसका चेहरा देख रहा था कि रुख की आवाज सुनी थी। रुख, यार वो इससे थोड़ा सा बड़ा होने दो,
ये छोटा सा है, ये ना हो कि मेरी बाहों से फिसल जाए। यारम ने एक बेतुकी सी लॉजिक दी तो रुख ने हैरत से मुंह बनाकर इसे देखा था। क्या यार मुंह खोले क्यों देख रही हो? मुझे डर लगता है, ये ना हो कि मेरे हाथ से गिर जाए। अभी बहुत छोटा है ना ये, थोड़ा सा बड़ा होगा तब मैं इसे उठाया करूंगा, फिलहाल इसे तुम ही उठाओ। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती, तकलीफ इतनी ज्यादा दे रहा था ये, और ये है कितना सा। आते ही नाक में दम करके रखा था और अब कैसे मजे से नींदें पूरी कर रहा है। हेलो मिस्टर, उठो, ये तुम्हारे बाप का अस्पताल नहीं है जहाँ आराम से नींदी पूरी करोगे। और नर्स को घूर क्यों रहे थे तुम? अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझे इस तरह दूसरे की माँ बहनों पर नजर रखने वाले लोगों से सख्त चिढ़ है। तुम्हें भी ठीक कर दूंगा, ये मत सोचना कि मेरे बेटे हो तो तुम्हें सब कुछ अलाउड है। वो घूरते हुए बोला तो न चाहते हुए भी रुक की हंसी निकल गई थी। यारम, हो सकता है वो इस नैश में मुझे ढूंढ रहा हो। आप तो मेरे मासूम बच्चे को थरकी बना रहे हैं। रुक ने हंसते हुए कहा तो यारम भी मुस्कुरा दिया था। जब से रोयाम दुनिया में आया था रुक अभी तक खुलकर हंसी नहीं थी और ना ही खुलकर यारम से बात की थी। इसे लगता था कि यारम इससे खफा होगा क्योंकि इसने अपनी क्रिटिकल कंडीशन के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन यारम इससे नाराज नहीं था क्योंकि वो समझता था कि ये सब कुछ किस्मत का खेल है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अपनी या किसी और की आने वाली मौत को रोक नहीं सकता। लेकिन ये रूह ये सोचकर परेशान थी कि शायद यारम दिल ही दिल में इससे खफा होगा। अभी नहीं बता रहा, लेकिन आज इसे लग रहा था कि यारम इससे खफा है। वो बहुत प्यार से बात करता था, इसका ख्याल रख रहा था, और आज बहुत दिनों के बाद वो परसुकून होकर खुल के इससे बातें कर रही थी, खुलकर मुस्कुरा रही थी। यारम ने एक बार फिर रोयाम के चेहरे की तरफ देखा था। शायद रोयाम भी मुस्कुरा रहा था। यारम ने एक नजर रूह को देखा जो इन्हीं की जानिब देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन यारम दोबारा अपने बेटे की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसका ध्यान मुस्कुराते हुए रोयाम के गाल पर पड़ते गहरे डिंपल पर था। ये वो वाही चीज थी जो अपनी औलाद में रूह की मोहब्बत बन जाने के ख्याल से नहीं चाहता था। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई रूह, इसने बताया तो रूह फिर से खिलकर हंसी थी। मैं जानती हूँ आप इसकी डिंपल की बात कर रहे हैं ना, कितना प्यारा डिंपल है मेरे बेटे का, अपनी माँ सदके मेरे बच्चे पर। यारम प्लीज उठाकर दीजिए मुझे, इसके डिंपल पर किस करना है। वो एक्साइटेड सी होकर अपने दोनों हाथ फैलाए इसे रोयाम मांग रही थी, क्योंकि फिलहाल डॉक्टर ने इसे बेड से उठने से मना किया था। मैं ये नहीं कर सकता यार, मेरे हाथ से गिर गया तो कुछ नहीं होता, छोटा सा तो है, आप उठाकर दे दे मुझे। रुख ने इसकी हिम्मत बढ़ाई थी और यारम में थोड़ी हिम्मत आ भी गई थी। इसने बहुत नरमी से रोयाम को अपनी बाहों में उठाया और अपने सीने से लगाया। अभी वो बहुत छोटे छोटे कदम लेता इसे रूह की जानिब लेकर जा रहा था। ये नन्हा सा एहसास बिल्कुल नया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फूल सा नाजुक वजूद इसकी औलाद है, लेकिन थोड़ी ही देर में इसकी औलाद ने इसे एहसास दिला दिया था कि वो यारम कासमी की औलाद है। बदतमीज, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो इसे घूरते हुए बोला, जबकि रूह की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। यारम, इस बेचारे को थोड़ी ना पता है कि यहाँ सुसु नहीं करना, क्योंकि इसके बाबा की गोद है और इसके बाबा दुबई के डॉन है। रुख ने मसनूई और मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए इसके हाथ से रोयाम को ले लिया था। नर्स की बच्ची कहाँ गई? क्या इसे पता नहीं कि इस अस्पताल में बच्चे को पैम्पर बनाकर रखते हैं? अपनी भीगी शर्ट को देखकर अब इसे नर्स पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन रुख ने अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वाह मेरे शहजादे, तुमने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। रोयाम के गले चूम रूह रोयाम के गाल चूमते हुए बोली थी। रूह की सीट पर यारम आज चौथे दिन ही से अपने साथ वापस घर लेकर जा रहा था। डॉक्टर ने एक हफ्ते के रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन रूह अपने बच्चे को अस्पताल में नहीं रख सकती थी। इसे लगता था कि यहाँ अच्छे हंसी शख्स की सेहत खराब हो जाए। वो बेचारा तो अभी अभी पैदा हुआ था और इसकी सेहत भी काफी नाजुक थी, और वो अपने कमजोर से बच्चे को अस्पताल में बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी। इसे अस्पताल के नर्सों की नहीं बल्कि अपनी माँ की जरूरत थी, और ऊपर से कैसे अजीब लोग थे, इस अस्पताल के हर थोड़ी देर के बाद रोयाम को इसे दूर काट में लिटा देते और इसे रेस्ट करने के लिए कह देते। भला कौन कहता है कि किसी की माँ के साथ ऐसा? अंदर ही अंदर इस बात का गुस्सा था कि वो लोग रोयाम को ज्यादा देर इसके पास नहीं रहने दे रहे थे। रूह का बस चलता तो उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर ना करती। 2-3 बार तो इसने नर्स से भी कह दिया था कि कार्ड को इसके बेड के पास रखा जाए, वो बस दूर से ही रोयाम को देखती रहेगी, लेकिन नर्स ने मुस्कुरा दिया जैसे वो कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो, और चाहते हुए बेबी कार्ड को और भी आगे करके गई। जालिम औरत, वो तो यारम से जिद चल गई वो तो यारम से जिद चल गई और इसे घर आने के लिए तैयार हो गया था, वरना ये अस्पताल वाले तो इसके बच्चे से भी दूर कर देते। बेवकूफ बेहिस लोग एक माँ की फीलिंग्स को नहीं समझते। बाकुल रूह के एक तो इतनी मिंटू मुरादों के बाद इसे एक बच्चा मिला था, वो भी इन अस्पतालों के जुल्म की नजर हो रहा था। हजर और शरफ तो बहुत मना किया था कि अभी रूह को अस्पताल में ही रहने दो, हम सब यहाँ इसका बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन रूह के छोटे झूठे आंसू पर यारम पिघल गया था और अब रूह सुकून से वापसी की तैयारी कर रही थी। ये सब क्या है? बड़े बड़े कार्टून को अस्पताल के अंदर रखते हुए आदमी को देखकर डॉक्टर ने पूछा था, सर ये बेबी पैम्पर्स हैं। कासमी की तरफ से ऑर्डर मिला है कि यारम कासमी की तरफ से ऑर्डर मिला है, आदमी ने तफसील बताई तो डॉक्टर हामिद सर हिलाता यारम के पास चलाया था। सर आपने अस्पताल में इतने ज़्यादा पैम्पर क्यों मंगवाए हैं? क्योंकि आपकी नर्स बता रही थी कि इतने बड़े अस्पताल में पैम्पर खत्म हो गए हैं और मेरे बेटे को बगैर पैम्पर के रखा गया था। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यारम इसे घूरते हुए इस अंदाज में बोला जैसे कह रहा कि आइंदा कभी पैम्पर खत्म नहीं होने चाहिए, जबकि हिजर और शारफ को एक बार फिर सी हंसी आने लगी थी। उन्होंने ये नज़ारा देखा तो नहीं था, लेकिन रुख ने ऐसे चटकारेदार अंदाज में इन्हें पूरी कहानी सुनाई थी कि अभी तक याद करते ही इन्हें हंसी आ जाती थी। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया था, जबकि यारम ने एक नज़र पीछे मुड़कर
जबकि यारम ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा था, जहां हिजर और शारफ अपना कहकर रोके हुए सुरक्षित के साथ खड़े थे। तुम लोगों को यहाँ खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया मैंने। जाओ, रूह का सामान उठाकर गाड़ी में रखो, और हाँ, इस नमूने को भी साथ उठाकर लेकर जाना। यारम ने इस अंदाज में कहा कि वो दोनों इसे घूरने लगे। वो किस नमूने की बात कर रहा था? यारम, नमूना कौन? सोनू तो खुद अपने पैरों पर चल सकता है। मैं इस कुत्ते के बच्चे की बात नहीं कर रहा, अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के हैरान होने पर वो समझाते हुए बोला था, अरे यारम ने यकीना कहा है, हमें सुनने में गलती हो गई। हिजर शारफ के कंधे पर चमाट लगाते हुए बोला था, तुम लोगों के लिए जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो नमूना ही है। आते ही मेरी रूह पर कब्जा कर लिया इस सेल्फी के बच्चे ने। जब से आया है इस दुनिया में, रूह ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, यारम आपने खाना खाया? यारम आपने कल से यही कपड़े पहने हैं, उतारे क्यों नहीं? अभी 4 दिन का है और मेरी जगह पर कब्जा करना चाहता है। इसे तो मैं ठीक करूंगा, बस थोड़ा बड़ा होने दो, अभी बहुत छोटा है। यारम जल्दी जल्दी बोल रहा था, जबकि इन दोनों को हैरानगी से खुद को देखते पाया था। फिर वो अपनी बातों पर गौर करके जरा ठंडे लहजे में बोला, क्या सोच रहे हो तुम? ये दोनों इसने क्या सोच रहे होंगे ये दोनों? इसने 3-4 दिन के बच्चे से दुश्मनी पाल ली है। यारम ने सोचते हुए बात बदली है और दोनों को हैरानगी से देख रहे थे। बेसाख्ता कहकर लगा उठे, यारम इतनी जलसी यार, क्या हो गया है? तुम्हारा बच्चा है वो, आहरू के साथ ही रहेगा ना? हिजर के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाने लगा, फजूल मत बोला करो, जितना कहा है इतना करो। यारम इसका हाथ झटकता अंदर चला गया था, जबकि हिजर शारफ को अपनी हंसी रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, डॉन बिना फिरता है, अब पता चलेगा डॉन बेटा के ऊपर भी एक डॉन होता है। वो दोनों कहकर लगाते हुए सामान उठाने लगे थे। यारम, रुक यार, यारम ने कहा है कि रोयाम गाड़ी तक लेकर चलो, तुम उठाकर नहीं चल पाओगी, अभी तुम्हें खुद सहारे की जरूरत है। इसे शारफ उठा लेगा और तुम्हें मैं थाम कर चलूंगा, सिर्फ सहारा दूंगा। गाड़ी में बैठते ही तुम रोयाम को अपनी गोद में ले लेना। और शारफ कौन सा इसे दूसरी गाड़ी में लेकर जाने वाला है जो तुम इसे उठाने ही नहीं दे रही? हिजर ने समझाते हुए कहा था। यारम इसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने जा चुका था, जबकि रुख अब जिद कर रही थी कि वो खुद इसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर जाएगी। पता नहीं बच्चे के मामले में रुख बहुत ज्यादा टची क्यों हो रही थी। इसका दिल चाहता था कि वो हर वक्त रोयाम को अपनी गोद में लेकर रखे, वो तो इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। शारफ ने बहुत आहिस्तगी से इसकी गोद से रोयाम को उठाया था। हिजर रूह के गिर्द हाथ फैलाते हुए इसे शारफ के साथ ही बाहर लेकर आया था। रूह के जज्बाती तबीयत को समझते हुए शारफ ने एक कदम भी इसे फासले पर नहीं उठाया था। वो इसके बिल्कुल बराबर चल रहा था, बल्कि साथ साथ ही वो दोनों रोयाम के नक्शो निगार पर गौर कर रहे थे। वो न सिर्फ यारम से बेहद मिलता था, बल्कि इसकी आंखों का कलर भी यारम जैसा था, और चेहरे पर पड़ता गहरा डिंपल इसके छोटे से चेहरे को मजीद रोशन बना देता था। रुख, अपने बच्चे को बचा कर रखना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे से बहुत जलता है। हिजर ने साथ ही इसे राज की बात बताई थी। क्या हो गया है आपको मामू? भला कोई बाप अपने बेटे से जल सकता है? रुख ने हंसते हुए कहा था, तुम अभी तक यारम कासमी को नहीं जानती। रुख वो अपनी मलकियत पर सिर्फ अपना हक समझता है, और यहाँ ये जनाब छोटे मियाँ इसकी मलकियत में हिस्सेदार बनने आ गए हैं। अब यहाँ पर जलसी तो बनती है। हिजर का अंदाज मजा लेने वाला था, जबकि इसकी बात को समझकर ना चाहते हुए भी रूह मुस्कुराई थी। मेरे यारम अपने बेटे से बहुत प्यार करेंगे। रुख ने फौरन यारम की साइड ली थी। अरे तो हमने कौन सा कहा कि यारम इससे प्यार नहीं करेगा? यारम इससे बहुत प्यार करता है, और बेशक वो इसे तुमसे भी ज्यादा चाहेगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान यारम से भी हटना नहीं चाहिए, वरना दुबई में अपने बेटे की ऐसी जंग छिड़ेगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। हिजर का अंदाज डराने वाला था, जबकि नीचे उतरते ही यारम ने अपने नमूने को अपनी गोद में ले लिया था, और साथ ही हिजर ने अपना हाथ हटाते हुए यारम को रूह को थामने का मौका दिया था। चलो निकलो तुम लोग, पिछली गाड़ी में आओ। वो इन दोनों को आर्डर दे रहा था, और साथ ही शारफ को गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा भी कर डाला। हमें भी रोयाम के साथ चलना है, शारफ ने कहा था, जबकि इससे पहले सोनू गाड़ी में के अंदर आ बैठा था। मैंने कहा पिछली गाड़ी में आओ। ये यारम ने सख्त लहजे में कहते हुए रूह को गाड़ी में बिठाया, और रोयाम के सोए हुए वजूद को आहिस्ता से इसकी गोद में रख दिया। हिजर और शारफ दूर तक इसकी गाड़ी को देखते रहे थे। यार, हमसे ज्यादा तो इन दोनों की जिंदगी में इस कुत्ते की अहमियत है। कैसा कुत्ता है, अपने बाप की गाड़ी समझकर फौरन बैठ जाता है। शारफ ने अपने दिल की बराज निकाली थी। एक तो वैसे भी रोयाम के चेहरे से नजर हटाने का दिल नहीं करता था, और ऊपर से यारम ने इतने काम दे डाले थे। हिजर आहिस्ता से अपना हाथ इसके कंधे पर फैलाते हुए इसे चलने का इशारा करने लगा, क्योंकि यारम का आर्डर फॉलो करने के अलावा वो कर ही क्या सकते थे। यारम, आप शारफ भाई को आने देते ना साथ। इसका कितना दिल चाह रहा था रोयाम के साथ आने का। आज पहली बार सफर के दौरान रुख की नजरें ना तो यारम के चेहरे की तरफ थी, और ना ही बाहरी सड़क की तरफ। वो मसलसल रोयाम को देखते हुए बोल रही थी, रुख मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ठीक से देखा ही नहीं। वह इस तरह से झुककर इसके चेहरे को एक हाथ से थामकर इसके गाल पर अब रखते हुए पीछे हटा था, जबकि इसकी बेबाकी पर वही पल में सुरख हो चुकी थी। यारम, ये क्या हरकत की है? ड्राइविंग पर फोकस करें, वो सुरख होते हुए इसे डांट कर बोली, जबकि यारम मुस्कुराया था। इधर कैसे फोकस करूं जब साथ में इतनी हसीन बीवी बैठी हो? और अगर शारफ का चेहरा तुम्हें इतना ही उदास लग रहा था तो तुम रोयाम को इसके हवाले कर देती, रोयाम इसके साथ आ जाता, लगे हाथ हमारा रोमांस। वो कहते हुए एक बार फिर इसके गाल पर झुका था। यारम, बाज आ जाए, आप रोयाम देख रहा है। इसने रोयाम की तरफ इशारा किया, जो अपनी दोनों गोल गोल आंखें खोले अपने बाप को घूरे जा रहा था। बड़ा ही कोई बेशरम है, माँ बाप को रोमांस करते हुए नहीं देखते। वो इसकी आंखें बंद करते हुए इसके छोटे से चेहरे पर अपना हाथ इंतहाई नरमी से रखकर उठाते हुए बोला था, जबकि इसकी हरकत पर इसके गाल के डिंपल नुमाया हुए थे, जैसे देखकर
मुस्कुराते हुए रुख ने इसके गाल पर अपने लब रखते हुए छुआ था। बहुत ही गलत बात है रुख, कभी मेरे डिंपल को इस तरह से नहीं छुआ तुमने, यारम ने घूरते हुए कहा था। आपका और इसका भला क्या मुकाबला, ये तुम्हारा छोटा सा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो एक नजर यारम की तरफ देखकर फिर से जानसार नजरों से रोयाम को देखने लगी थी। मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा हक है। बेटे के आ जाने से तुम मुझे नहीं भूल सकती। यारम ने जैसे याद दिलाया था। यारम मैं आपको नहीं भूली, क्या हो गया है आपको? वैसे आप हैं कौन, क्या मैं आपको जानती हूँ? यारम की बात पर रुख पहले तो जज्बाती अंदाज में बोली, लेकिन फिर शरारत से बात बदल गई। कहा चलो फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसके अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि सच तो यह था कि यारम की नजरें भी बार बार भटक कर रोयाम के चेहरे की तरफ जा रही थी। रोयाम के चेहरे से नजरें हटाने का इसका भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि इसे गाड़ी भी चलानी थी। सबका कहना था कि इसके सारे नक्श यारम से मिलते हैं, और अगर ऐसा था तो बेशक यारम बचपन में बहुत ही प्यारा बच्चा होगा, क्योंकि इसका बेटा बेहद प्यारा था और ये बात वो दिल से कबूल करता था। यारम ने लंबा रास्ता तय किया था और इन्हें आने में काफी देर हो गई थी। रास्ता दूसरे रास्ते पर चढ़ाई ज्यादा थी और वो और अपने बच्चे को बिल्कुल भी सेफ्टी घर पे जाना चाहता था। शारफ और हिजर पहले ही इनके घर पर पहुंच चुके थे, जबकि लैला और मासूमा अपने बच्चों समेत पहले ही यहाँ थी, और सालम भी अपने सारे काम काज छोड़कर फैमिली के साथ आजने के पास था। सबने बहुत खुशी से रोयाम को घर में वेलकम किया था। लैला और मासूमा तो पूरे घर को भी सजा डाला था। अस्पताल में ली की पहले दिन की तस्वीर को फ्रेम करके घर के सेंटर वाली दीवार पर लगाया था, जहाँ रूह और यारम एक साथ बैठते रोयाम को अपनी गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। सबके हाथ में रोयाम के लिए तोहफे थे, जिनसे खेलने के लिए वो फिलहाल काबल तो नहीं था, लेकिन वो सारे तोहफे एक से बढ़कर एक थे। रोयाम को पहले दिन के कपड़े हिजर के घर से पहनाए गए थे, क्योंकि हिजर बहुत फख्र से इस बात को कबूल कर रहा था कि वो रोयाम का नाना है, लेकिन लैला को नानी बनते हुए बहुत अजीब लग रहा था। अब क्या उन सिर्फ 29 साल की उम्र में नानी बनती अच्छी लगती, लेकिन अब तो हर किसी को बहाना मिल गया था इसे छेड़ने का, और तो और अब यारम इसे बुलाता रोयाम की नानी के नाम से था। शारफ रोयाम को अपनी गोद में लिए बहुत बच्चों से मुतारफ करवा रहा था। वैसे तो वो सबसे से मिल भी चुके थे और इसे गुब्बारे से बांधकर उड़ाने की कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन घर आने के बाद वो एक नए अंदाज में इससे मिले थे। मुशर्रफ साहब का तो कहना था कि वो अकेले हैं, इसलिए इसे अपने साथ ही लेकर चले, लेकिन इसकी बात सुनकर यारम ने कहा था कि अपने बाप से राब्ता करो, वो तुम्हें बहन भाई दे सकता है, हमारे बच्चे पर नजर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो भी था आए, अपने चंद दिन का बच्चा तो इसे भी बहुत प्यारा था। सबके जाने के बाद यारम इसे कमरे में आने का इशारा करते हुए खुद अंदर चला गया था। रूहा इस तरह से रोयाम को उठाती शोनू को इशारा करती इसके पीछे चली गई थी। ये एक बेहद प्यारा कमरा था, जो किसी बच्चे के लिए सजाया और बनाया गया था। इससे पहले कल तक ये एक एक्स्ट्रा बेडरूम था, जिसमें एक बेड और सोफे के साथ किसी मेहमान के रहने की मुकम्मल जगह बनाई गई थी। कैसा लगा हमारे रोयाम का कमरा? यारम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। कमरे में एक मिनी साइज का बेड था, हर तरफ खिलौने ही खिलौने थे। कमरे को पूरा ब्लू कलर किया गया था, जिसकी वजह यह थी कि यारम को पता चला था कि बेटे की सेहत पर नीला कलर अच्छा असर करता है, जबकि बेटी की सेहत पर हल्का गुलाबी कलर अच्छा असर करता है। बहुत प्यारा कमरा है यारम, ये आपने सजाया, रूह को यकीन नहीं आ रहा था। ऑफ कोर्स मैंने बनाया है अपने बेटे के लिए, वैसे मैं बहुत अच्छा डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है। वो आहिस्ता से रोयाम को रूह के गोद से लेते हुए बेड पर लिटा चुका था, जहाँ वो परसुकून नींद के मजे लेता। इतना प्यारा लग रहा था कि रूह का दिल किया कि अभी जाए और इससे प्यार करने लगे। रूह यार ये इतना ज्यादा सोता क्यों है? रूह अपने बेहद करीब के ये वो सवाल करने लगा था। पता नहीं, मैंने भी लैला से पूछा था, इसने कहा बच्चे ऐसे ही सोते हैं और रोते हैं, लेकिन हमारे बेटे की क्वालिटी चेक करें, वो सिर्फ सोता है और मुस्कुराता है। रूह ने फख्र से बताया था, और बाकी ये बात सच थी। रोयाम को अभी तक रोते हुए किसी ने नहीं देखा था, बस जब इसका रोने का दिल करता तो इतनी प्यारी शक्ल बनाता कि रूह इसे फौरन अपनी गोद में ले लेती और वो खुद ही चुप करके मुस्कुराने लग जाता। अच्छा चलो, अब हम इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, अपने कमरे में चलते हैं, वो रूह का हाथ थामते हुए बोला था। हाँ तो इसे लेकर जाएंगे ना, यहाँ अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते, रूह ने फिक्रमंदी से कहा था। रूह ऐसे बात कर रही है जैसे दूसरे कमरे में नहीं किसी दूसरे घर में जा रहे हैं। यहीं पर है, अगर रोएगा तो आवाज आ जाएगी ना। क्या? यारम ने प्यार से कहते हुए इसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। बिल्कुल नहीं यारम, क्या हो गया है आपको? मैं फिलहाल इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती, दूसरे कमरे में हमारे साथ लेकर चलिए, वैसा वहीं पर सोया करेगा हमारे सेंटर में, रूह ने से करते हुए कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरे और तुम्हारे बीच में सोएगा, हम दोनों के दरमियान? यारम शौक की कैफियत में था, जबकि रूह में सर हिलाती रोयाम को उठाती आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की जानिब चल दी थी। यारम को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ये छोटा सा नमूना अब इसके और उसकी बीवी के बीच में सोया करेगा। रूह तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ये यारम कासमी का बेटा है, बिल्कुल नहीं डरने वाला, इसने अपने कमरे में कदम रखते हुए कहा, जहाँ रूह बेड के सेंटर में रोयाम को लिटा चुकी थी। नहीं, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, वो लेटते हुए बोली, जबकि यारम आहिस्ता से अपनी साइड पर आकर लेट गया था। और ये कब तक हमारे बीच में ऐसे ही रहेगा? इसने फिर से सवाल किया था। तकरीबन 5-6 साल तक तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ने वाली, यारम रुक की आंखें बंद करते हुए कहा था, जबकि यारम खामोशी से अपना सर तकिए पर गिरा किया। वो गहरी नींद सो रहा था जब इसे अपने हाथ पर नन्हा सा लम्स महसूस हुआ। इसकी आंख फौरन खुल गई थी। इसका लम्स फूल से भी ज्यादा नाजुक था। इसने जरा सा सर उठाकर देखा तो यारम के बाजू पर बार बार इसका हिलता हुआ पैर लग रहा था। वो बेख्तियार मुस्कुराकर इसे देखने लगा। रोयाम दोनों आंखें खोले हाथ पैर हिलाने में मसरूफ था, और इसका नन्हा सा पैर बार बार हिलने की वजह से इसके बाजू से टच हो रहा था। फिर शायद रोयाम ने महसूस कर लिया था कि इसका बाप इसकी तरफ मतवज्जो है। वो इसे देखते हुए अपने पैर
इसी से पीठ से हिलाए जा रहा था। शायद इसके खेलने का अपना ही अंदाज था। यारम अब इसकी तरफ करवट लेकर बागौरे से देखने लगा। इसका ये छोटा सा वजूद हिलता जुलता इसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। करवट लेने की वजह से इसका बाजू से जरा फासले पर आ गया, जो यारम को खुद भी अच्छा नहीं लगा था। वह मजीद इसके थोड़ा सा नजदीक हुआ। इसका पैर एक बार फिर से इसके हाथ को छूने लगा। मिस्टर रोयाम, यारम काज़मी, क्या आपको पता है आपकी मम्मा आपके जागने का कितना इंतजार करने के बाद सोई है? आज तक मैंने अपनी बीवी को इतना तंग नहीं किया जितना तुमने बस इन 4 दिनों में किया है। कितना तरसती है वो तुमसे बातें करने के लिए, और तुम्हारा शहजादी जैसे नखरे खत्म ही नहीं होते। और दूसरी तुम्हारी ये नींद जो पूरी होने का नाम नहीं लेती। इतना सोकर क्या करते हो? बस बता दो मुझे। कहीं हाबू में मेरी बहू तो नहीं पसंद कर रखी? एक बात कान खोल कर सुन लो, फिलहाल तुम्हारी उम्र नहीं है लड़कियों के हाब देखने की, इसलिए बेहतर होगा कि हाबू की दुनिया से बाहर आ जाओ। और फिलहाल तुम्हारे मेरी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जो इतनी मुश्किल से तुम्हें इस दुनिया में लाई है, ना कि इन 2 चीज़ों पे। वैसे इस नर्स के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा था क्या? ये बातों में तब भी समझ गया था जब वो तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बाप ने कभी ऐसे काम नहीं किए। इसने एक ही लड़की को पसंद किया, इसी से शादी की, और इसी से तुम जैसी थरकी औलाद भी पैदा कर ली। अब बस इसी के साथ पूरी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा, और तुम भी एक ही लड़की को पसंद करोगे, इसी के साथ शादी करोगे, और इसी के साथ सारी जिंदगी गुजारोगे। जो असूल मेरी जिंदगी के हैं वही असूल तुम्हारी जिंदगी के भी होने चाहिए। आखिर तुम यारम काज़मी की औलाद हो। वो इसके बिल्कुल पास लेटा इसका बाजू थमे से मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। रोयाम का खेल अब रुक चुका था। यारम ने सिर्फ इसका एक ही बाजू पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बाजू की वजह से इसका दूसरा हाथ और दूसरे पाँव भी रुक गए थे। शायद रोयाम का इनसे कोई कनेक्शन था, और रोयाम के हाथ पैर रुक जाने की वजह से इसके होंठ पता नहीं क्यों बाहर आ रहे थे। इसका निचला होंठ मुकम्मल तौर पर बाहर निकला हुआ था, जबकि ऊपर के होंठ ने अंदर का तमाम हिस्सा कवर किया हुआ था। यारम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन इसे थोड़ी ही देर में पता चल गया कि वो क्या करने वाला था, जब अचानक इसकी कड़ाकेदार आवाज ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। रात को कैसे मान कर रही थी कि इसका बेटा रोता नहीं है, और इसके बेटे ने 2 ही मिनट में पूरे कमरे को आसमान पर उठा लिया था। रोयाम, यार क्या हो गया है? क्यों रोई जा रहा है? अच्छा यार, बुरा क्यों मना रहा है? ठीक है, 1-2 गर्लफ्रेंड भी बना लेना। अच्छा चल, मैं इसी नर्स को बहू के तौर पर कबूल कर लूंगा। अब वो तेरा फर्स्ट क्रैश है तो मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता, तो फिक्र मत कर। मैं जालिम बाप बिल्कुल भी साबित नहीं होने वाला। प्यार मोहब्बत के मामले में बहुत स्वीट हार्ट किस्म का बंदा हूँ। इसके रोने पर वो बखलाकर उठ बैठा था, और एक अच्छा बाप की तरह रोयाम को इसकी पसंद की चीज़ों की ऑफर भी देने लगा। लेकिन रोयाम किसी भी अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल भी अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था, बल्कि वो बस रोए जा रहा था। इसने एक नजर रूह की तरफ देखा, जो शायद आज बहुत दिनों के बाद परसुकून सो रही थी। वो इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आहिस्ता से इसने रोयाम के नन्हे से वजूद को अपने सीने से लगाया और उसे उठाकर बाहर ले आया। क्या हो गया है यार, इस तरह से क्यों रो रहा है? वो इसके नासक से वजूद अपने सामने करते हुए सोफे पर बैठ गया था। इसके दोनों हाथों में वो बिल्कुल कोई गुड्डा सा लग रहा था। यारम के इस तरह से अपने अपने सामने रखने और हाथ में उठाने पर वो खामोश हो गया था। ये की ना यारम काज़मी की बेटी जैसी बात। क्यों रो रहा था? ऐसे कौन रोता है? हाँ, तुझे पता है तेरी माँ तुझे इस दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ सह चुकी है, और अब रो रो कर तू इसकी नींद भी खराब करने वाला है। 9 महीने एक भी रात ठीक से नहीं सो पाई मेरी बेचारी रूह। अब तू कैसे 4 दिन से सो रहा था, और सारा दिन सोता भी तो सोता ही रहता है, लेकिन रात को भी तुझे मेरी रूह की नींद खराब करनी है। क्यों भाई, पाप का राज है क्या? ना बेटा, यहाँ अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरी रूह ने तुझे दुनिया में लाने के लिए अपनी नींद कुर्बान की है। अब तुझे भी अपनी माँ को बिल्कुल तंग नहीं करना, और अगर तूने इसे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो इसे धमकी दे रहा था, जबकि रोयाम इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराए जा रहा था। चल अब जल्दी से किचन में चलते हैं तेरे दूध के लिए, और फिर तुझे सुला देते हैं। क्या ख्याल है? वो इसके चेहरे को देखते हुए उठा था। एक हाथ से इसके नन्हे से वजूद को थामे वो इसके लिए दूध बनाने लगा। रुको, इसने दिन में 3-4 बार दूध बनाते हुए देखा था। वो यारम काज़मी था, इसे किसी भी चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, देखना ही काफ़ी था। थोड़ी ही देर में वो इसके लिए दूध बनाकर वापस बाहर सोफे पर आ गया। उसको बिल्कुल रूख वाले अंदाज में दूध पिलाया, लेकिन दूध पीने के बाद भी रोयाम सोया नहीं था। अरे यार सो जा, तेरा पेट भी भर गया, क्यों नहीं सो रहा? यारम ने ज़रा सख्ती से पूछा था। वैसे यार तेरी भी गलती नहीं है, सारा दिन तो सोता रहा है, अब सोएगा कैसे? है ना, यही बात है ना। चल कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तू सो नहीं सकता, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बाप है ना, इसमें कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। अभी दुनिया में आया है, हमारे लिए एक मेहमान है, और यारम काज़मी मेहमानों की खूब खिदमत करता है। वो तो वैसे तो सोच रहा होगा मैं तेरे सामने बार बार अपना नाम क्यों ले रहा हूँ, ताकि तुझे याद हो जाए कि तेरा बाप का नाम क्या है, और तुझे भी पता चल जाए कि तू किसका बेटा है। चल अब मैं तेरी इंटरटेनमेंट का कोई सामान करता हूँ। वैसे ये खिलौना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक प्लास्टिक की गाड़ी को अपने हाथ में लेकर से दिखा रहा था, लेकिन तो फिलहाल इसके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि ये बहुत छोटा है। वैसे मेरे पास एक खिलौना है जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। वो अपनी जेब से एक ब्लेड निकाल कर से दिखाते हुए बोला था, ये मेरा फेवरेट खिलौना है और इसके साथ खेलते हुए मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन इसके लिए भी तुझे बहुत छोटा है। मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तो किसी भी खिलौने के साथ खेलने के काबिल है, तो उसे तो हाथ में पकड़ा भी नहीं जाएगा। ये इसकी गाड़ी इसके पेट से उठाते हुए फेंक चुका था। फिल्म देखेगा? चल आ जा। दोनों बाप बेटा मिलकर एक फिल्म देखते हैं, द इवल डेड। फिलहाल यहाँ पर बस यही एक फिल्म है, बहुत फनी है, मिलकर देखेंगे, बहुत मजा आएगा। वह कहते हुए फिल्म लगाने लगा। वैसे तेरी माँ तो रोमांटिक मूवीज देखती है, इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं है इसे, और सच कहूँ तो इसके साथ बैठकर रोमांटिक फिल्म देखने का अपना ही मजा है।
अब मैं तेरे साथ बैठकर तो रोमांटिक मूवी तो देखने से रहा, तो हम दोनों मिलकर इसी मूवी को एंजॉय करेंगे। वो रिमोट अपने साथ लाता प्लेयर ऑन कर चुका था। रोयाम को अपने साथ सोफे पर जरा ऊंचा करके बिठाया था कि वो टीवी को ठीक से देख सके, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि फिलहाल वो बैठने के भी काबिल नहीं है। यार एक तो तू क्या चीज है, तू से बैठा तक नहीं जाता क्या? चल आजा मेरी गोद में। आज जब वो अपनी गोद में रखते हुए एहसान करके बोला था। फिल्म शुरू हुई, यारम ने खूब मजा किया और शायद रोयाम ने भी। रोयाम फिल्म की तरफ कम और यारम के चेहरे की तरफ ज्यादा देख रहा था। यारम के हंसते हुए चेहरे को देखकर वो बार बार खिलखिला उठता। फिल्म के एंड पर यारम को अच्छी खासी नींद आने लगी थी, क्योंकि पिछले 4 दिन से अस्पताल में होने की वजह से इसे सोफे पर एक दिन भी अच्छी नींद नहीं आई थी। और दूसरी तरफ ये फिक्र लगी रहती थी कि ये ना हो कि रुको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए वो नींद में भी अलर्ट ही रहता था। इस वक्त ऐसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि इसके नन्हे से शहजादी को इसकी जरूरत है। वो रुको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिल्म खत्म होने के बाद वो रोयाम के लिए फिर से दूध बनाने लगा। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे हर 2 से ढाई घंटे के बाद दूध देना था, और अब तकरीबन 2 घंटे तो हो ही चुके थे इसे पेट पूजा किए हुए। अपने लिए चाय का कप बनाकर इसने रोयाम के लिए भी तैयार किया था। अपने चाय का कप रोयाम की बोतल के साथ टच करके इसने ड्रिंक के शेयर करने वाले अंदाज में चेस किया। रोयाम की बोतल आधी होने के बाद इसने गंदा सा मुंह बनाया। यारम ने समझकर बोतल इससे दूर कर रख दी थी। ऐसा अभी है कितना सा और नखरे दिखा रहा है। बेटा 7 महीने तक तो तुझे यही बेसवाद बेसाई का दूध पीना है। मैंने भी यही पिया है। अगर तेरी दादी जिंदा होती तो तुझे बताती। चल अब आ जा, जरा बाहर लॉन में चलते हैं। आसान होने में अभी काफी वक्त है, गर्मी भी काफी है। चल ठंडी हवा लेते हैं। वो दोस्ताना अंदाज में से उठाकर बाहर की जानिब आ गया था, और इसकी आहट पाकर सोनू भी आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे बाहर निकल आया था। ये क्या बात है मिस्टर सोनू, तुम इतनी सुबह जाग रहे हो? इससे अपने पीछे आते देखकर यारम ने खुशगवार अंदाज में कहा था। इसके अंदाज पर यकीनन सोनू ने भी हैरान हुआ। यकीनन सोनू भी हैरान हुआ होगा, क्योंकि आज तक यारम ने इसके इस लहजे में बात नहीं की थी, और यारम ने भी शायद जिंदगी में पहली बार इतनी बातें की थी। वो बहुत कम बोलता था, सिर्फ जरूरत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज या फिर रूह के सामने वो अपने दिल की हार बात करता था। लेकिन इसने खुद नोट किया था कि जो बातें वो रोयाम से कर रहा था सारी बेफजूल और बेमकसद थी, ऐसी बातें जिनका कोई सिरा ही नहीं था। लेकिन वो जानता था कि इसका बेटा इसकी सारी बातें बहुत इंजॉय कर रहा है, इसलिए तो वो खामोश नहीं हुआ था, बल्कि अभी भी वो अपने ही दिन में रोयाम से बातें किए जा रहा था, जिनको इसके साथ चलता सोनू भी बड़ी गौर से सुन रहा था। रूह ने नींद में अपना हाथ बेड पर अपनी दाएं तरफ रखा, तो वहां किसी का वजूद महसूस न करके इसकी आंख खुल गई थी। ना तो यारम यहाँ था और ना ही रोयाम। वो तेजी से उठी, वो दोनों गायब थे, मतलब वो जहां भी थे एक साथ थे। जाहिर सी बात है रोयाम खुद से उठकर कहीं नहीं जा सकता, इसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बाहर की जानिब आने लगी। जब खिड़की से लॉन में टहलते यारम को उसकी गोद में रोयाम को देखा, जबकि सोनू इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसने सुकून की सांस ली थी। रोयाम यारम के साथ था, वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, बल्कि यारम की बातें सुनकर इसे अच्छी लग रही थी। रुख चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी। इसने मुंह पर हाथ रखते हुए जमाई दी थकावट से भरपूर अंगड़ाई लेकर वो दोबारा बेड पर आ गई। अपने ऊपर कमर फैलाते हुए बेड पर लेटी और एक बार फिर से आंखें बंद कर ली। हाँ, इसे अब फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका यारम इसके रोयाम को संभाल लेगा। थोड़ी देर पहले जो नींद इसे बाय बाय कहकर भाग गई थी, एक बार फिर से इस पर हावी होने लगी। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। न जाने कब ठहरते ठहरते रोयाम की आंख बंद हो गई। यारम को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि वो सो चुका है। वो कब से इसके नन्हे से वजूद को अपने सर लगाए बस टहलता जा रहा था। ये बेमकसद बेमंजिल सा सफर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। सोनू ने भौंकते हुए इसे बताना चाहा कि रोयाम सो चुका है। पता नहीं कैसे वो जान गया था। यारम ने एक नजर सोनू को देखा और फिर रोयाम की जानिब सोते हुए बिल्कुल कोई मासूम सा फरिश्ता लग रहा था। अरे ये तो सो गया। यारम इसे देखते हुए मुस्कुराया, तो सोनू भौंकते हुए उछला था। जब यारम ने एक उंगली अपने होठों पर रखकर इसे चुप करवाया। शोर नहीं करना, सो गया है, चलो इसे बेडरूम में रखते हैं। वो सोनू को कहता आगे चल दिया था, और इसी के अंदाज में इसके पीछे पीछे आ रहा था। कमरे में कदम रखा था और रूह गहरी नींद सो रही थी। फर्क बस इतना था कि रात को वो गलती से यारम की जगह पर सो गई थी। इस वक्त वो अपनी जगह पर थी। यारम आहिस्ता से रोयाम को बेड पर लिटाया था और खुद भी बेड पर लेट गया, जबकि सोनू कमरे में ही बने छोटे से गद्दे पर लेट चुका था। मिस्टर सोनू, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो सारे नमूने आ जाएंगे। इसने सबको याद करते हुए सोचा, जो कल रात यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शारफ ने तो बार बार दरवाजे तक जाकर वापस आ जाता। हिजर तकरीबन इसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर गया था। इसका बस चल रहा था, वो यारम को खुद से दूर ही न करता, और कल इसमें जल्दी आने का वादा भी कर दिया था। अब इसकी जल्दी कितने बजे होनी थी यारम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इनके आने से पहले पहले वो अपनी नींद पूरी कर लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बच्चों के शोर शराबे और शारफ की मस्तियों में नींद तो इसे हरगिज नहीं आएगी। यारम की आंख 10 बजे के करीब खुली थी। दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इस वक्त कमरे में इसके अलावा और कोई भी नहीं था। वो काफी देर तक छत को घूरता रहा। अपने बाजू पर इसे अभी तक रोयाम का लम्स महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके वो मुस्कुराया, फिर फ्रेश होकर बाहर निकल आया, जहाँ तकरीबन सभी लोग थे सिवाय सारम के। इसे अपनी ड्यूटी पर जाना था, क्योंकि डॉन के यहाँ बेटा पैदा होने की खुशी में इसे छुट्टी तो हरगिज नहीं मिलनी थी। रोयाम इस वक्त मासूमा की गोद में था। रू किचन में इसका दूध तैयार कर रही थी। इसने आहिस्ता से मासूमा को इशारा किया, तो वो मुस्कुराकर रोयाम को इसकी गोद में रख गई थी।
जब बच्चे होते हैं तो आपको सारी रात जागना पड़ता है। इस तरह से देखते हुए अंदाजे में बोला कि यारम मुस्कुराया था। हाँ, बस अल्लाह ने तोहफा दिया है तो संभालना तो पड़ेगा ना। वो रोयाम के चेहरे की को नरमी से छूते हुए बोला था। रूह बता रही थी कि तुम सारी रात जागते रहे, इसीलिए सुबह इसने तुम्हें जगाया नहीं, और हमने भी पूरी कोशिश की कि हम बिल्कुल शोर शराबा ना करें, और कुछ सोनू साहब ने हम पर अपनी हुकूमत चलाई हुई है। जरा सी आवाज़ ऊंची होती है तो वह गले पड़ जाता है। शारफ ने कहते हुए लगे हाथों सोनू की शिकायत की। आज पहली बार यारम को वो इतना अच्छा लगा था। वैसे तो खिजर ने अपनी बच्चियां पैदा करने के बाद लैला को 1.25 महीने कहीं भी आने जाने नहीं दिया था, और ना ही ज़्यादा लोगों से मुलाकात करने दी थी। लेकिन रूह का मामला अलग है। वो बहुत कम लोगों को जानती थी और कम लोगों से तलक रखती थी, और यारम ने इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। तभी तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और मजे से अपने इन दिनों को एंजॉय कर रही थी। रोयाम को हिजर के हवाले करके किचन में आया, जहां वो उसके लिए दूध बना रही थी। इसके किचन में आने पर इसने मुस्कुराकर यारम को देखा, और फिर इसके करीब आकर इसके गिर बाजू लपेटते इसके सर पर सीने पर सर रख गई थी। यारम मैंगो सो मच। इसका अंदाज बहुत मीठा था। यारम मुस्कुराया। आई लव यू टू मेरा बेबी। इसके दोनों गालों को इंतहाई शिद्दत से चूमते हुए बोला। इससे पहले कि रूह इससे दूर होती से बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, और रोयाम के रोने पर वो दोनों बाहर की तरफ गए थे। यारम, इसको अचानक क्या हो गया है, ये रोने क्यों लगा? शारफ ने जैसे ही रोयाम को अपनी बाहों में उठाया, इसने रोना शुरू कर दिया था। रूह और यारम किचन से भागते हुए आए थे। शारफ ने फौरन रोयाम को रूह के हवाले कर दिया था। इससे कुछ नहीं शारफ भाई, परेशान मत हो, इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। रूह रोयाम की पीठ से हिलाते हुए बोली थी। अपनी माँ का लम्स महसूस करके वो फौरन खामोश हो गया था। पता नहीं भूख लगी है या किसने इसके कान में आकर सरगोशी की है कि इसका बाप इसकी माँ के साथ रोमांस कर रहा है। यारम इसे घूरते हुए बड़बड़ाया तो रूह इसे घूर कर रह गई थी। इसे घूर कर क्या देख रही हो मुझे? मुझे ये पहले दिन से ही बहुत तेज लगता है, बस तुम्हारे सामने मासूम शक्ल बनाता है। यारम ने इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था। यारम वो सिर्फ 5 दिन का बच्चा है। रुख ने इसे याद दिलाते हुए अंदाज में कहा था। ये 4 दिन का बच्चा जरूर है, लेकिन इसे बच्चा मत समझो, बहुत पक्का है ये। रात मैंने तुम्हारे माथे पर किस किया तो इसने मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे अपनी बीवी को नहीं इसकी माँ को किस किया हो। यारम इसके बिल्कुल साथ सोफे पर बैठा हुआ रोयाम की बोतल पकड़कर इसे बताने लगा था। एक तो आप बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर हैं। सुबह कैसे प्यार कर रहे थे, सारी रात जाकर इसका ख्याल भी रखा, और अब इसके दुश्मन बने हुए हैं। फिर उसे घूरते हुए बोली थी। हाँ, तब तुम सामने नहीं थी ना? मेरे सामने तो बहुत शराफत से बैठा हुआ था। हम दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत सारी बातें भी की। मैंने इसे समझाया भी कि तुम्हें बिल्कुल भी तंग ना करे, लेकिन देखो दोपहर होते ही ये बदल गया, फिर से तुम्हें तंग कर रहा है। इसे ज़रा एहसास नहीं है कि किचन में इसके माँ बाप दोनों बिजी हैं। इसने फिर भी इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर रोककर पुकारने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सब्र करना चाहिए था ना। इसे मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। इसके अंदर अपने माँ बाप को इस तरह से कौन डिस्टर्ब करता है? वो अच्छा खासा बुरा मनाते हुए बोला तो रूह अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कैरम, अब 5 दिन के बच्चे के अंदर मैनर्स कहाँ से ढूंढने लगे हैं? वो अभी बच्चा है, हम इसे सब कुछ सिखाएंगे ना तो इसे कुछ आएगा ना। रुख का अंदाज समझाने वाला था, लेकिन यहाँ इसे समझने को तैयार कौन था? इंतहाई बद इखलाक औलाद है हमारी। रुख, इसे तुम्हारे पेट के अंदर ही से सीख कर आना चाहिए था। इसे पता होना चाहिए था कि ये यारम काज़मी की औलाद है। वो इस अंदाज में बोला कि रुख की कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी थी। अल्लाह, यारम क्या हो गया है आपको? वो अपनी हंसी रोकती बामुश्किल बोल पाई थी, जबकि इसे इस तरह से हंसते देखकर बाकी सब इनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। क्या हो गया है रुख, तुम्हें इस तरह से क्यों हंस रही हो? सबसे पहले लैला ने पूछा था। कुछ नहीं, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे में मैनर्स कब आएंगे। रुख ने एक नज़र यारम की तरफ देखकर लैला को बताने लगी, जबकि यारम की शान बेनियासी से सूफे पर टांग रखे बहुत मजे से बैठा हुआ था। रुख, दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा? 4 दिन के बच्चे में कहाँ से मैनर्स आते हैं? वो अभी परा होगा, कुछ समझेगा तो कुछ सीखना शुरू करेगा। हिजर का अंदाज डांटने वाला था। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे लगा ये सब कुछ सीख कर आएगा। यार, मुझे लगता है हमें बहुत मेहनत करनी होगी इसे मैनर्स सिखाने में। हमारा बच्चा बहुत बदइखलाक है और बहुत ही बदतमीज भी है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। वो यारम को देखती इसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली थी। कितना फजूल बोलती हो तुम रुख, क्या मुझे नहीं पता कि हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी? अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। ऑफकोर्स हमें इसे मैनर्स सिखाने होंगे, लेकिन पहले तुम इसे बड़ा तो होने दो। आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा वो, जब इसे कुछ समझ में आएगा तो। अभी तो इसकी ये भी नहीं पता कि अपने मुंह में दूध की बोतल डालनी है या अपने पैर। थोड़ी देर पहले यारम ने इसे अपना ही पैर मुंह में डाल देकर हैरानगी का इजहार किया था। हाँ, लेकिन रुख इसकी बात बदलने पर इसे देखने लगी, जो सारा इल्जाम ही इसी पर लगा गया था, और अब हर कोई इसकी नसीहतें कर रहा था कि तुम जरूरत से ज़्यादा जल्दी मचा रही हो। अभी रोयान छोटा सा है, इसे टाइम लगेगा सीखने में, समझने में और बड़ा होने में। फिलहाल तो इसे अपने माँ बाप को पहचानने में ही 2-2.5 महीने लग जाएंगे। जबकि रुख खामोशी से इन सब की बातें सुनकर खुद को मुजरम ठहराए जाने पर अंदर ही अंदर यारम से खफा हो रही थी। सबके जाने के बाद यारम जब कमरे में आया तो रुख को मुंह बनाए देकर मुस्कुराया था। क्या बात है, आज तो मेरी जंगली बिल्ली काफी गुस्से में लग रही है, वो इसके पास बेड पर लेटते हुए बोला, जबकि रोयाम थोड़े फासले पर नींद में था। कितने बुरे हैं आप यारम, आपने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया, जबकि आज मैं सबको दिखाने वाली थी कि आप क्या सोचते हैं। वो मुंह फुलाए बोली थी। तो तुम चाहती थी कि वो सब लोग मेरा मजाक बनाए? वो उसकी गोद में सर रखता गहरा सा मुस्कुराया था। हाँ, तो आप भी तो बहुत सबका मजाक बनाते रहते हैं ना, सारे डरते हैं आपसे। बेचारों को मौका मिल जाता थोड़ा खुश होने का, लेकिन आप
आप किसी को खुश होने कहाँ देते हैं। इन सबको लग रहा था कि मैं ऐसा सोचती होंगी कि रोयाम ऊपर से सब कुछ सीख सिखा कर आएगा। वो एक नज़र रोयाम को देखती, यारम से नाराज़गी का इजहार करने लगी थी। हाँ, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं जो बातें मैं तुमसे या रोयाम से शेयर करता हूँ वो तुम सबके सामने बोल दो। मैं अपना आप हर किसी पर जाहिर नहीं करता, तुमसे मोहब्बत बहुत है। बस का चेहरा खुद पर झुकाए गाल चूमते हुए बोला था। और मेरे रोयाम से रुख ने जल्दी से पूछा था। यारम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, वो नन्हा सा वजूद इस वक्त नींद के मजे लूट रहा था। मेरा दिल करता है मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं। तुम इसे हर वक्त उठाकर क्यों घूमती रहती हो, थकती नहीं हो क्या। वो कितनी ही देर मोहब्बत से रोयाम का चेहरा देखने लगा, देखता रहा और फिर जब बोला तो रूह को चीखने पर मजबूर कर गया। यारम, आप ऐसा सोचते हैं मेरे मासूम बच्चे के लिए, आप मेरे बच्चे को डस्टबिन में फेंक देंगे। हाय अल्लाह, आप पर भरोसा नहीं कर सकती, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो रोयाम का मासूम सा चेहरा देखती इसके दिल दहला देने वाली बातों पर परेशान हो गई थी। अरे मैं तो तुम्हारे लिए भलाई ही सोचता हूँ। तुम्हें तंग करता है ना, हर वक्त तुम इसको गोद में उठाकर घूमती रहती हो, तुम्हें परेशान कर देता है, इसीलिए कह रहा हूँ। यारम ने मासूम बनने की कोशिश की थी। या अल्लाह यारम, अगर मेरा बच्चा मुझे तंग करेगा तो आप इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। तंग करने का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन अगर इसने तुम्हें ज़रूर से ज़्यादा प्यार किया तो मैं इसे ज़रूर मैं ऐसा कुछ करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। इसने रोयाम को कसमसाते हुए रूह की गोद से सर उठाया और उठकर बैठ गया। यारम, आप इतने जालिम बाप हैं। रूह को सदमा हुआ था। हाँ, बहुत जालिम बाप हूँ मैं। तुम्हारे बाप का होंठ बाहर आ रहा है, ये थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देगा। जल्दी से इसके लिए दूध बना कर लाओ। ऐसे गले फाड़ फाड़ कर रोता है कि मेरे कान ही पक जाते हैं। जल्दी जाओ। वो रोयाम को अपने करीब करता हुआ अपनी गोद में उठा चुका था, जबकि इसे जागता पाकर वो सदमे की कैफियत में किचन में चली गई थी। यारम ने एक नजर रोयाम के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त ऑफ मूड के साथ अपने बाप को देख रहा था। यारम ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबू से छुआ था। अभी थोड़ी देर पहले रूह से की हुई बातों पर हंसने लगा। वो इसे क्या डस्टबिन में फेंकता, वो तो इसे अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखना चाहता था। वो रूह से इतनी मोहब्बत करता था कि चाहता ही नहीं था कि इसके अलावा कोई और देखे। वो रूह को भी इसी तरह से छुपा कर रखना चाहता था, जिसे आज वो रोयाम को खुद में छुपा लेना चाहता था। आज रोयाम को बारी बारी सबकी गोद में देखकर इसका दिल चाहा कि वो अपना बेटा इनसे लेकर कहीं किसी जगह पर छुपा कर रख ले, जहाँ कोई इसे देख ना पाए। वो इसे अपने अंदर तब्दीली नोट कर रहा था। इसने जो मोहब्बत रूह से की थी, वैसे ही मोहब्बत रोयाम इसे खुद से करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम बहुत तेज चीज़ हो, तुमसे हम दोनों साथ बैठे देखे नहीं जाते। अगर थोड़ी देर और लेट जागते तो मैं अपनी बीवी से दो चार प्यार बड़ी बातें कर लेता, लेकिन नहीं, तुमने तो कबाब में हड्डी बनना है। वो उसका पैर पकड़ता ऊंचे करके इस छोटे से पैर को आगे पीछे तो रोलते हुए बोला था। लेकिन तुम्हारी तो हड्डियां भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी होंगी, और कबाब में इतनी छोटी हड्डी से यारम कासमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तुम्हें कबाब के साथ ही चपा कर खा जाऊंगा। वो उसके गाल को शिद्दत से चुमकर बोला तो रोयाम इसके जुल्म पर रोने लगा था। शायद यारम की मुछोरदारी ने रोयाम के नाज़ुक नकूश पर जुल्म किया था। मिस्टर रोयाम साहब, जरा सी बात पर रोने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाप के प्यार की आदत डालो, मैं तो ऐसे ही प्यार करूंगा। ज़रा बहादुर बनो यार, ज़हारा बहादुर बनो यार, तुम तो रोयाम कासमी के बेटे हो, दुबई के डॉन के। वो साड़ी की जरा सी चुभन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो इसे अपने सामने करते हुए जरा सख्त लहजे में बोला था। इसके इस तरह से सामने करने पर रोयाम ने रोना बंद कर दिया था और एक बार फिर से इसे घूरने लगा। इसका एक होंठ अब भी बाहर था। और मुझे घूरना बंद करो, वरना तेरी माँ को बता दूंगा कि ना इसके साथ तेरा क्या चल रहा है। कुछ ज्यादा ही शरीफ समझ रखा है इसने तुझे, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तू कितना बड़ा थरकी है। यारम बोल ही रहा था कि रूह दूध के बोतल के लेकर अंदर दाखिल हुई थी। अगर तुम वो 2 मिनट लेट होती तो मैं इसे वाकई डस्टबिन में फेंक देता। कितना रोए जा रहा था ये। वो इसे फिर से तपाते हुए बोला था। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन दूध बनाने के दौरान मैंने एक बात नोट की, एक बाप कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और मैं जानती हूँ आप इससे बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रुख ने अपनी अक्लमंदी दिखाई तो यारम ने इसे दाद देने वाले अंदाज में ताली बजाई थी। मतलब कि तुम इतनी अक्लमंद हो कि ये बात तुमने किचन में जाकर सोची, ना कि यहाँ बेडरूम में। क्या तुम्हें कमरे में याद नहीं आया कि मैं इसका बाप हूँ। मैं उसके हाथ से दूध की बोतल लेते हुए रोयाम के मुंह में डाल चुका था। नहीं, ख्याल तो तब भी आया था, लेकिन डस्टबिन वाली बात ने मुझे सच्ची में डरा दिया था। अब आपका कोई भरोसा भी तो नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वो आहिस्ता से इसके साथ बैठते हुए बोलते, यार, वो अपनी हंसी छुपा गया था। मैं वाकई कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो हंसते हुए बोला तो रूह मुंह बना गई थी। जब से यारम ने रूह को तंग करने के लिए मना किया था, तब से वो बिल्कुल ही रूह के साथ चिपक कर रहने लगा था, जैसे इसकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया। वो तो शुक्र था कि रोयाम सोता बहुत ज्यादा था, वरना तो इसे रूह के साथ लम्हात भी नसीब न होते। वो हर वक्त रूह के साथ रहता था और इसे जरा सा रूह के साथ बैठे देखता था वो रोना शुरू कर देता। रोयाम अब 2 माह का होने वाला था। यारम ने ऐसे ही इसे दुश्मन कह दिया था, लेकिन अब वो असल में इसका दुश्मन बन चुका था। वो एक नजर रूह को यारम के पास जाते देखता और फिर
अपने कराकेदार आवाज में रोना शुरू कर देता। जब तक इस रूह से उठाना देती वो चुप नहीं करता था। यारम को वो प्यारा तो बहुत था, लेकिन इसका रूह के साथ चिपका चिपकी से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और खासकर जब रूह इसके पास होती थी, रूह का सारा वक्त इसी का होता था। फिर तो रोयाम की मुखालफत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो इसे बेबी कार्ट में सुलाती थी। वैसे तो इसकी पैदाइश के दूसरे हफ्ते ही वो कमरे में बेबी कार्ट लेकर आया था, जहाँ वो रोयाम को सोते हुए इसे उठाकर साइड लगा देता, क्योंकि रूह को अपनी बाहों में बड़े बगैर इसे बरसुकून नींद नहीं आती थी। कमरे में बेबी कार्ट आने के बाद रूह ने थोड़ा सा इतराज तो किया था, लेकिन यारम ने कहा कि अगर रोयाम बेड पर सोएगा तो इसे दूसरे कमरे में सोना होगा। और ये भी सच था कि रूह को दूसरे कमरे में अकेले सोने में डर लगता था, और रोयाम को फिलहाल वो अकेले दूसरे कमरे में रहने नहीं दे सकती थी, इसीलिए इसे बेबी कार्ट की के बोझ को सहना पड़ा। वो कमरे में आया तो रोयाम बेबी कार्ट में आराम से सो रहा था। रात को क्या कहा था मैंने तुमसे, इस अल्फी के सोने के बाद मुझे स्टडी में बुला लेना, लेकिन जब मैं कमरे में आया तो तुम भी इसके साथ बेहोश पड़ी थी। तुम दोनों नशा करके सोए थे क्या, जो मेरी याद नहीं आई? वो रूठा रूठा सा बेड पर बैठ गया था। रात को मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई, और मैं रोयाम के साथ ही सो गई। रूह से रूठा रूठा देखकर मुस्कुराते हुए से मनाने इसके पास आई थी। इसे मनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल रोयाम के लिए शॉपिंग करने जाना था, और अकेली वो जा नहीं सकती थी। अगर यारम नहीं माना तो इसे लेकर नहीं जाएगा, और वो हाँ में साथ हिलाता एक ही पल में इसे खींचकर बेड पर गिरा चुका था। जबकि रूह को इसके अंदाज बहुत खतरनाक लगे थे। यारम अभी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? रूह ने फौरन याद दिलाया था। इनको गलती की सजा चूम कर दी जाती है। प्यारे लोगों की खताओं पे भी प्यार आता है। वो दिलकशी से क्या था इसके लबों पर झुका था, और एक मुट्ठी से जुसारत करता हुआ पीछे हटा। अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले तो रूह को खतरे की घंटी सुनाई दी थी। यारम, रोयाम जाग जाएगा। वो इसे पीछे करते हुए समझा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन पहले मैंने इसकी कार्ड पर एक चुनचुना खिलौना लगाया है। इसे वो बहुत पसंद है। वो जब इसकी तरफ मुतवज्जो होता है तब इसे अपनी माँ की जरूरत भी पेश नहीं आती, इसीलिए वो अपने माँ बाप के प्राइवेट मोमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिलहाल तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना कल मैं तुम्हारे बेटे की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। रोयाम के सारे कपड़े इसको छोटे हो गए थे। यारम, हमें जाना होगा। रुख ने फौरन याद करवाते हुए इसके गले में बाहें डाली थी। गुड गर्ल, ऑफ कोर्स हमें जाएंगे, बस तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो मुस्कुराकर पहले इसके लबों को फिर इसके गालों को चूमता इसकी गर्दन पर झुका था, जबकि वो खामोशी से इसका लम्स महसूस कर रही थी। रोयाम की सारी चीज़ों की लिस्ट तो वो पहले ही तैयार कर चुकी थी, और अब यारम भी चलने को तैयार था। 1.25 महीने मुकम्मल हो जाने के बाद तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग पर जा रही थी, लेकिन फिर भी इसे यही लगता था कि रोयाम के लिए चीज़ें अब भी कम है। इसका दिल चाहता कि वो पूरी दुनिया खरीद ले अपने बेटे के लिए, जबकि यारम भी हर रोज़ इसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहता था। यारम खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था, लेकिन इसके हर अंदाज में रूह ने इसके बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस की थी। वो दोनों रोयाम के लिए शॉपिंग कर रहे थे, जब अचानक सोनू किसी को देखकर पीछे की तरफ भागा था। सोनू, कहाँ जा रहे हो तुम? वापिस आओ, रुख ने इसे भागते देखकर कहा था। यारम, देखे ना इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों भाग रहा है? इसे भागता देखकर उसके पीछे ही आई थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही इसे सोनू के साथ वो आदमी दिखाई दिया। सोनू उसके बूट पर जुबान चलाई जा रहा था। जब इसे याद था कि जब वो अस्पताल में पागलपन की हालत में थी, तब ये शख्स बेहद करीब था। इसने अपने सीने से लगाया था। वो लम्हा याद करते रूह के हाथ पैर में जैसे बिच्छू से रेंगने लगे। इसने बाद में हिजर से पूछा था, जब वो होश में नहीं आई थी तब इस शख्स को इससे करीब क्यों आने दिया था। यहाँ तक कि इसने यारम को भी ये बात बताई थी। इसे याद था वो शख्स इसे सीने से लगाकर बुरी तरह से रो रही थी। यारम ने इस बात को ज्यादा अहमियत ना दी थी। वैसे तो वो रूह को किसी को छूने नहीं देता था, लेकिन दर्द के गले लगने पर भी यारम ने कुछ न कहा था, शायद इसकी तबीयत की खराबी की वजह से। बस कह दिया तुम होश में नहीं थी, और इस वक्त तर्क ने हमारी बहुत मदद की थी। यारम दर्द का शुक्रगुजार था कि इसने रूह का ख्याल रखा था, इसे बचाने में मदद की थी, लेकिन न जाने क्यों रूह को इससे बंदे से अजीब सी चिढ़ थी। जब से इसने कहा था कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा जिंदा है या मर जाता, इसे तब से ही ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसके अंदर, यहाँ तक कि वो उसकी शुक्रगुजार भी नहीं थी। न जाने क्यों उस शख्स से उलझन महसूस होती थी। वो उसके करीब आए गुस्से से सोनू की रस्सी थामी। बहुत बदतमीज हो तुम सोनू, इस तरह हर ऐरे गहरे के पाँव को चाटते लगते हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन? वो सोनू को डांटते हुए कह रही थी। हो सकता है मैं इसका तुमसे ज्यादा अपना हूँ, वो बहुत सख्त लहजे में बोला था, जबकि रुख इसकी तरफ देखे बिना सोनू को डांटती कुछ फासले पर खड़े यारम की जानिब आ गई थी, जबकि दर से कुछ से दूर ज्यादा देकर बस देखता ही रहा था। तुम्हें इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसने तुम्हारी जान बचाई है। इस दिन अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मेरे जान अल्लाह ने बचाई है, इसे सिर्फ वसीला बनाया था, और पता नहीं इसे ये क्यों बनाया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो शख्स कितना मकरूर है। वो शख्स वो सोनू इसके पैरों को चाट रहा था, तो जरा इसे एहसास नहीं हुआ कि वो सोनू को थोड़ा सा प्यार ही कर दे। और तुम घर चलो, आज मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो सोनू को गुस्से से देखती हुई बोली थी, जब तर्क इसे करीब आने पर जो दर के करीब से आने पर काफी उदास लग रहा था। क्या हो गया है? रुख वो जानवर है, मनूस हो गया है इससे। जानवर जिस चीज को पसंद करता है इसके पास भाग कर जाता है। तुम कुछ ज्यादा ही दिल पर ले रही हो। यारम समझा रहा था। यारम, हम क्या इस आदमी के बारे में बातें करने लगे हैं? प्लीज रोयाम के लिए शॉपिंग करनी है, वक्त बहुत कम है। मुशारफ की सालगिरह के लिए भी मैंने अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना चाहती हूँ, ताकि मेरा बच्चा शहजादा लगे। वो तो है ही शहजादा। यारम ने बेख्तियार कहा था। रुख मुस्कुराई। सोनू के लिए मैंने येलो कलर की शर्ट लूंगी। येलो कलर की शर्ट में बिल्कुल फूल जैसा लगता है। वो अब अचानक ही से सोनू पर प्यार आ गया था। सूरजमुखी का
या सरसों का। रूह के अंदाज पर यारम ने एक्साइटेड दिखाई थी, जबकि रूह समझ चुकी थी कि अब इसका मजाक उड़ा रहा है। आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत बोला करें, बच्चा और कुत्ता। यारम ने याद करवाया था। हाँ, तो और बच्चे भी हो जाएंगे, रूह फौरन बोली थी। हाँ क्यों नहीं, बच्चों की फौज पैदा कर लेता हूँ ताकि पूरी जिंदगी इन्हीं में उलझ कर रह जाऊँ। एक दिया है ना, इसी को संभालो। क्या मतलब आगे जाकर हमारे और बच्चे नहीं होंगे? पहले रुख इन बातों पर शर्मा जाती थी, लेकिन जब से रोयाम दुनिया में आया था इसे रोयाम के भाई बहनों की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो खुलकर यारम से बात करती थी। देखो रुख, मुझे बच्चे बहुत पसंद नहीं है। एक आधा बच्चा ठीक है, हम इसको संभाल सकते हैं, इसे एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं और पूरी तरह इसका ध्यान दे सकते हैं। मुझे और बच्चों की ख्वाहिश नहीं है। रुख, हमारा एक ही बच्चा बहुत है जिसका हम ख्याल रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। यारम का अंदाज समझाने वाला हरगिज नहीं था। वो जैसे हुक्म दे रहा था कि इसे एक ही बच्चा रखना है और कोई बच्चा होगा ही नहीं। रुख खामोश सी हो गई थी, जबकि इसकी खामोशी को नोट करके यारम ने इसे शॉपिंग की तरफ लगाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वो कामयाब भी हो गया था। वो इसे बता नहीं पाया था कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। रोयाम की सूरत में अल्लाह ने इसके नसीब में औलाद लिख दी थी, यही काफी था। यारम के अंदर न तो और बच्चों की ख्वाहिश थी और न ही रूह की जान दोबारा मुश्किल में डाल सकता था। वो एक ही बच्चे के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो रूह की यह बात बताना नहीं चाहता था कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। वो इसे कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दे सकता था, इसीलिए इस पर अपनी मर्जी जाहिर की और वो अपने बच्चे नहीं चाहता था। लेकिन रूह इस चीज को बाद में वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ थे। जब रूह का ध्यान सामने पार एक छोटे से बच्चे पर गया जो शायद अपनी माँ के साथ आया था और यहाँ पर आगे पीछे खेल रहा था। शायद इसकी माँ शॉपिंग में मसरूफ थी। वो बहुत ही क्यूट सा बच्चा था, कभी इधर तो कभी उधर खेलता और फिर शोनू को भी इशारा करता था। शायद इसे शोनू पसंद आ गया था, लेकिन फिलहाल शोनू को किसी भी तरफ जाने की इजाजत हरगिज नहीं थी और ना ही शोनू जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता था। रूह को वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तो होगी। इसने यारम का ध्यान भी इस तरफ दिलवाया था। वो प्यारा सा बच्चा पसंद तो यारम को भी बहुत आया था, लेकिन वो काफी शरारती लग रहा था। वहां सब लोग इसकी शरारतें जारी थी, जबकि इसकी माँ हर थोड़ी देर में से कहीं ना कहीं से ढूंढकर वापस अपने पास लेकर आती। शायद इसे इस मॉल में आने की आदत थी, इसलिए वो यहाँ की हर जगह को अच्छे तरीके से जानता था। इन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई तो वो वापसी की राह लेने लगे, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज आने लगी। वो छोटा सा बच्चा मार्केट की दीवार से लटका बस गिरने ही वाला था। रूह की तो बेख्तियार चीख निकल गई, यार इस बच्चे को देखें, वो गिर जाएगा। सब लोग चिल्ला रहे थे। मार्केट की वजह बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ कोई भी नहीं था। शायद वो बच्चा अपनी शरारतों में वहां पहुंच गया था और आप सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुका था। इस वक्त वो चीख रहा था, रो रहा था, वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, जबकि इसकी माँ नीचे से मुसलसल बस इतना कह रही थी कि हाथ मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि वहां पर पहुंचती, बच्चे का हाथ छूटकर नीचे लगे लोहे के पैप पर आ गया था। यह जगह दीवार से बहुत ज्यादा दूर थी, आसानी से शायद ही कोई वहां पहुंच पाता और नीचे का फासला हद से ज्यादा था। वही ऊपरी मंजिल पर खरीदार किसे बस देखे जा रहा था, बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये वो लम्हा था जब रुख ने पहली बार किसी से बेइंतहा नफरत की थी। कोई इतना बेहस बेहदर्द कैसे हो सकता है? क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा मर जाएगा? वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा, इसकी मदद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, इसकी माँ पागलों की तरह रोते हुए इसे बचाने के लिए मदद मांग रही थी। रुख ने अपने करीब यारम को ढूंढना चाहा, लेकिन वहां इसे कहीं नजर नहीं आया था। फिर इसने एक बार फिर से ध्यान इस बच्चे की तरफ दिया तो इसे यारम वही ऊपरी मंजिल पर इस बच्चे को बचाता हुआ नजर आया था। यारम के साथ 2-3 और भी लोग थे जो इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यारम इस दीवार से कूद कर आके पाइप की तरफ आया था और इस बच्चे को पकड़कर ऊपर की जानिब खींच लिया। खुद वो 2 बार गिरते गिरते बचा था। सबने सुकून का सांस लिया, जबकि बच्चे की माँ रो रो कर यारम का शुक्रिया अदा कर रही थी। यारम बस हाँ में सर हिलाते हुए अपने कदम रुख की जानिब बढ़ाने लगा था, जब पीछे से आवाज एक यारम ने मुड़कर देखा था। बन गए हीरो, साबित कर दिया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो इस मार्केट की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाती। मीडिया वाले पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना इसको बचाने की। मार्केट के मालिक का थोड़ा भला ही करवा देते। मालिक अकेले नहीं खाता, तुम्हें भी कुछ ना कुछ जरूर देता। इतना गिरा पड़ा नहीं हूं मैं, इस शख्स के पास बैठा रहूं, और अगर मैं इसे नहीं बचाता तो वो बच्चा नीचे गिर जाता। यारम इसे कहता, वो फिर से आगे बढ़ गया था। मरता नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत चोट आ जाती। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत हरगिज नहीं थी। वो अच्छा खासा बुरा मनाए हुए बोला। इसे यारम की हरकत पसंद नहीं आई थी, लेकिन न जाने इसकी बातें सुनकर रुको इतना गुस्सा क्यों आने लगा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ मौजूद हर शख्स आपकी जैसा है? आपके जैसा बेदर्द बेहिस एहसास नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर। वो औरत कब से चिल्लाई जा रही थी, अगर आप इस बच्चे को बचा लेते तो वो इतनी बुरी कंडीशन में जाता ही नहीं। आपको एहसास है वो बच्चा कितना डरा हुआ है? देखें इसे कितना सहमा हुआ है। वो इस डर से निकलते हुए इसे सालों लग जाएंगे, लेकिन आपको तो शायद सिर्फ पैसा ही नजर आता है। और बस की सारी बातें सुनकर इसे एहसास दिलाते हुए बोली थी, बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है बच्चा, कुछ नहीं हुआ इसे। और इसका एहसास मुझे नहीं, इसकी माँ को होना चाहिए था, जिसे शॉपिंग करते हुए अपने ही बच्चे का होश नहीं। लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम ऐसे तड़प रही हो जैसे इसकी जगह तुम्हारा बच्चा लटका हुआ था, जिसे मैंने बचाया नहीं और गिरकर मर चटाके। इसकी बात अधूरी ही थी, रुका हाथ उठा और इस शिद्दत से इसके चेहरे पर आकर लगा कि वो बेसाख्ता से देखकर रह गया था। जुबान संभाल कर मिस्टर, खबरदार जो मैं बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, हम अपने बच्चे की हिफाजत खुद कर सकते हैं। हमें कम से कम आप जैसे बेहिस बेदिल इंसान की जरूरत नहीं है।
जितनी मदद आप हमारी कर चुके हैं इतना ही शुक्रिया। अल्लाह मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखना नसीब ना करे। और ना ही मैं इतनी बहादुर, वो ना तो इतनी बहादुर थी और ना ही इतनी बेहिस कि किसी को इस तरह से थप्पड़ मारकर बातें सुनाती। लेकिन रोयाम इसकी जिंदगी में क्या था वो खुद भी नहीं जानती थी। अपने बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज तो वो क्या कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी देर से घूरता रहा था और अपने गाल पर हाथ रख के इस तपश को बर्दाश्त करता रहा, जबकि इसकी बात पर यारम को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। वो रुके इस कदम पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। वो जानता था कि रोयाम के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बच्चे के खिलाफ इसका बाप भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो वो तो फिर कोई इसके बच्चे के खिलाफ इसके बाप की भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तो कोई और था। इतने बड़े अल्फाज मत बोलो मिसिस रोयाम, सॉरी, इतने बड़े अल्फाज मत बोलो मिसिस रुख यारम कासमी। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। ये दुनिया बहुत बड़ी है। हो सकता है एक दिन तुम मेरे पास आओ, हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि मुझे से मदद मांगने के लिए बेबस हो जाओ, और ये भी हो सकता है कि इस दिन मैं तुमसे इस थप्पड़ का हिसाब मांगू। अपनी गलतफहमी को दूर कर लो मिस्टर यारम। इसके सीने पर हाथ रखे इसे पीछे धकेलते हुए बोला था। रुख के लिए अभी यारम जिंदा है और यारम के होते हुए रुख को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आइंदा एक माँ के सामने इसके बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करना, वरना ये तो रूह थी जिसने एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया। ऐसी बातों पर माएं नस्लें उखाड़ कर रख देती हैं। तुम शायद औरत को समझ सकते हो लेकिन एक माँ को कभी नहीं समझ सकते। मेरी ख्वाहिश है कि आगे जिंदगी में तुम्हें कभी ना देखो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी रूह की जान बचाई है। ये एहसान मैं तुम्हें श्रीलंका की जेल से निकाल कर भी चुका हूँ। अब ये ना तो कोई एहसान है और ना ही तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने की ख्वाहिशमंद हूँ। दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, क्योंकि हम खून से जुड़े रिश्तों में ज्यादा एहसास से जुड़े रिश्तों को निभाते हैं। ऐसे खून के रिश्तों का क्या करना जिनमें एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। जहाँ एहसास हो वहाँ खून के रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारे पास एहसास के रिश्ते खून के रिश्तों की जरूरत नहीं है। हमें और मेरी बीवी कभी भी तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहते। चले जाओ अपना बेहिस और मुर्दा दिल लेकर हमारी जिंदगी से। यारम का अंदाज इतना बेदर्द था कि न जाने कितनी देर दर किसी जख्मी निगाहों से देखता रहा। एक दिन आएगा यारम कासमी, खून के रिश्तों की भीख मांगने आओगे मेरे दर पर, तब तुम्हें कुछ नसीब नहीं होगा। वो इतनी कम आवाज में बोला कि रुख इसकी बात को सुन नहीं पाई थी। गेट आउट, यारम चपा कर बोला था। इसने एक नजर रुख को देखा, फिर सोनू को। जा रहा हूँ दोस्त, अगर नसीब में हुआ तो तुमसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है इसे जरूर निभाना। याद रखना तुमने मुझसे वादा किया है। वो सोनू को देखते हुए इस अंदाज में बोला जैसे वो कोई कुत्ते से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बात कर रहा हो, और फिर वो चला गया। सोनू दूर तक इसे देखता रहा। इसने इसे घसीटने की कोशिश की तो वो चलने को तैयार नहीं था। जब तक कि इसकी निगाहों से ओझल ना हो गया तब तक इसने वहां से अपना कदम नहीं उठाया था। न जाने क्या था इस शख्स में कि सोनू इसका इस कदर दीवाना था, और सोनू से इस तरह से कैसे बात कर रहा था। कौन सी जिम्मेदारी दी थी इसने सोनू को, और कौन सा वादा किया था सोनू ने इसके साथ। रूह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। मुशारफ की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था सोनू को। वो ना तो ठीक से खाना खा रहा था और ना ही इसके साथ खेलकूद कर रहा था। पहले जैसी वो एक ही जगह उदास बैठा रहता, या फिर सारा सारा दिन रोयाम के करीब बैठा रहता। रूह से तो वो बिल्कुल दूर दूर रहता था। वो बिल्कुल इसके करीब ना आता। जब भी इसके पास आती इसके बाल सहलाती, वो किसी रूठे हुए दोस्त की तरह उठकर बाहर चला जाता। रूह को ये सारी चीजें बहुत अजीब लग रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी सोनू को लेकर। जब एक दिन मासूमा इसका माहौल चेंज करने के लिए इसे अपने फ्लैट में लेकर गई, वहां आई तो सोनू बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो पहले हुआ करता था। वो पहले से ज्यादा रूह के करीब हो चुका था। वो पहले से ज्यादा इसका ख्याल रखता था। लेकिन इस दिन के बाद वो शख्स इन्हें कहीं नजर ना आया, और ना ही रूह इसके बारे में सोचना चाहती थी, और ना ही इसे दोबारा कभी देखना चाहती थी। फिर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुकी थी। कभी यारम तो कभी रोयाम, इसे और किसी चीज का होश ही नहीं था। इसकी जिंदगी बहुत मसरूफ हो चुकी थी। वो बेहद हसीन भी। यारम इसको शहजादियों की तरह रखता था। वो खुद एक शहजादी की माँ थी। बेहद प्यारा सा डिंपल वाली शहजादा, जिससे इसका डिंपल वाला शोहर बहुत जलता था और इसे वो बहुत जलाती थी। रोयाम 2.5 महीने का हो चुका था। इसकी शरारतें भी बनने लगी थी। इसकी सबसे फेवरेट जगह थी रूह की गोद, और अगर खड़ी होकर इसके कंधे पर लटकाना इसका फेवरेट काम था। और यारम को इसकी यही चीज पसंद नहीं थी। लेकिन रूह को इसकी कोई भी चीज नापसंद नहीं थी। इसका हर अंदाज ही रूह की जान था। जबकि यारम के साथ प्यार करता था तब बिल्कुल इसे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जब वो रूह से प्यार करता था, इसके साथ खेलता था, इसे चिपकता था, इसे तंग करता था, अब इसे ये चिपकू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो रूह को प्यार करते हुए और वो बार बार यारम की जानिब देखता था। यारम को यकीन था ये जानबूझकर इसे जलाते हुए ये काम करता है, लेकिन रूह के लिए इसका बच्चा बहुत मासूम था, ना समझ सा। लेकिन यारम ने इसे समझना भी चाहा था कि वो इतना भी ना समझ नहीं जितना तुम समझती हो। लेकिन अब तो रूह एक ही डायलॉग मिल गया था, आप जलते हैं मेरे बच्चे से, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। और इसकी बात पर हैरान होकर
होकर अगर यारम पूछ लेता कि वो भला किस चीज़ से जलता है, तो रू के पास जवाब होता है इसका डिंपल, आप मेरे बच्चे के डिंपल से जलते हैं। यारम तो इसकी बातों पर अशश कर उठता, लेकिन बाद में जहाँ इसे रोयाम अकेले मिल जाता वो अपने खूब बदले पूरे करता था। जैसे कि इस वक्त यारम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रोयाम बेड पर उल्टा लेटा हुआ है, सर उठाई सोनू को घूर रहा है, जबकि सोनू इसके सामने पता नहीं कौन से करतब पेश कर रहा था। इसने एक नजर रू की जानब देखा जो किचन में बहुत मसरूफ लग रही थी, और फिर इसने सोनू को इशारा किया। इसका इशारा समझ कर सोनू कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि यारम ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और अपने कदम बेड की जानब बढ़ाए थे। मेरा प्यारा बच्चा, बाबा मिस्ड यू मेरे शहजादे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम उठाता, एक ही हाथ से थाम कर दबोच चुका था। वो मासूम सी जान पूरी तरह इसकी में कैद होकर रह गई थी, और यारम बहुत आराम से इसके गाल पर अपनी दाढ़ी मूछें चुभोते हुए खुद अपनी जरहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा था। यारम का दिल तो चाहा था कि इसे खा ही जाए, लेकिन अफसोस वो कोई चॉकलेट या बिरयानी की प्लेट नहीं था। लेकिन जो भी था, नीयत इसकी इस पर खराब ही रहती थी। जब तक वो अपने पर होने वाले इस्लम को समझकर रोना शुरू करता, यारम अपना काम कर चुका था। जब तक रोयाम ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, यारम रास्ता साफ देखकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसके चिल्लाने पर वो भागते हुए किचन से कमरे की तरफ आई थी, जहां वो बेड पर उल्टा लेटा रोए जा रहा था। रुख ने फौरन इसके पास आई और इसे आहिस्ता से उठाकर अपनी बाहों में बड़े अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बच्चा, बस बच्चा, क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है मेरी जान, और ये चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो गया। बस के चेहरे पर हाथ फेरते हुए परेशानी से बोली थी। यारम के साथ सोनू भी कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ, रू क्यों रो रहा है मेरा शहजादा। यारम इसके पीछे परेशानी से बोला था। अरे यारम आप आ गए, पता नहीं शायद अकेले कमरे में डर गया है। सोनू तो इसके पास ही था, शायद सोनू सुसु करने बाहर गया होगा। वो रोयाम को अपने सीने से लगाती सोनू को देकर बोली थी। रोयाम आहिस्ता आहिस्ता रूह से यारम की खूब सारी शिकायतें कर रहा था। यह अलग बात थी कि रूह भी इसकी शिकायतों को समझ नहीं सकती थी, वरना यारम की शामत जरूर आती, जबकि यारम इस वक्त बिल्कुल मासूम बना इसके साथ बैठा परेशानी से रोयाम की पीठ से हिला रहा था। कोई बात नहीं मेरा शहजादा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में इसे बहला रहा था। यारम मैं आपके लिए बुनियादी बना रही हूँ, दम देकर आई थी, बस चूल्हे से उतारना बाकी था। अब रोयाम को ये दूध पिला दीजिए। वो दूध की बोतल इसके हाथ में पकड़ा करती वापस बाहर की तरफ जाने लगी थी। यारम मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ, दम देकर आई थी, बस चूल्हे से उतारना बाकी था। अब रोयाम को ये दूध पिला दीजिए। वो दूध की बोतल इसके हाथ में पकड़ाती वापस बाहर की तरफ जाने लगी थी, जबकि इसकी बात सुनकर यारम ने बेड की जानिब देखा और फिर यारम के डिंपल्स रोशन हुए थे। रूह बेचारी अपने मासूम बच्चे को शेर की कचार में छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर इससे पंगा लेने से पहले इसे खिलाना पिलाना बेहतर समझा। अब इसका नन्हा सा दुश्मन से मुकाबला करने से पहले कुछ खा पी लिए, यही बेहतर था। मेरा शहजादा दूध पिएगा। वो मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब आया था, जब सोनू अचानक रास्ते में आ गया। अभी 2 दिन पहले ही तो यारम ने इसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया था, जिसमें सोनू ने भी इसका साथ दिया था। वो इस बच्चे पर इस तरह का जुल्म मजीद होते हुए नहीं देख सकता था। सोनू यार क्या हो गया है तुझे, तू बेकार में परेशान हो रहा है। मैं तो रोयाम से 2-4 बातें करने के बारे में सोच रहा था। अरे यार वादा करता हूं उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस बातें करूंगा और गाल को छूऊंगा भी नहीं। वैसे समझाते हुए बोला तो सोनू पर वो ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। रू का ये चमचा कब इसकी बातें रू के कानों में डाल दे से कुछ पता नहीं था, और ये रू को तो अपनी बातें समझा भी सकता था। इसके बाहर इसकी बात पर यकीन करता सोनू इसके करीब से हट गया था, और यारम बिना किसी शरारत के रोयाम के पास आ बैठा। मेरा शहजादा बेटा, नरमी से इसके गाल छूने लगा। बहु सोनू ने भौंका इसे सांस दिला के वो भी यही है। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, अब क्या अपने बेटे को भी अब प्यार भी ना करूं। वैसे घूरते हुए दूध की बोतल का ढक्कन उतार कर मुंह में रख चुका था, जबकि नजरें बार बार इसके गाल तो कभी नन्हे नन्हे हाथ उनके ऊपर जा रही थी। रोयाम यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, कसम से तुझे बहुत प्यार करने का दिल भी करता है, लेकिन मेरा प्यार तेरी मां नहीं सह सकती, तू क्या सहेगा। और मेरी रू के इतने पास मत जाया कर। वो क्या है ना, जब तू रू के पास जाता है, इसे प्यार करता है, इसे प्यार लेता है, तो मुझे लगता है कि तू मेरे मुकाबले पर उतर आया है, और फिर तेरी सेहत देखकर तुझसे मुकाबला करने का भी दिल घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रख। अब तू यारम कासमी के मुकाबले पर उतरा है, तुझे हर वक्त तैयार रहना होगा मुकाबले के लिए। वो कहते हुए एक बार फिर से इसके गाल की तरफ झुकने लगा। बाऊ सोनू की आवाज एक बार फिर से इसका रास्ता रोक गई थी। हाँ पता है, यही है इसका बॉडीगार्ड, बंदा अपने ही बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। वो इसे घूरते हुए बोला था, जबकि शायद इसे यह समझाना चाहता था कि इसे प्यार करने और जुल्म करने में फर्क होता है। जैसे जैसे रोयाम बड़ा हो रहा था, यारम का घर से निकलने का दिल ही नहीं करता था। हर वक्त इसके साथ शरारतें मस्तियां करते रहना इसे पसंद था। अब तो रूह ने भी इस पर जुल्म करते हुए पकड़ लिया था, वो भी रंगे हाथ। अब वो इसे यारम के पास बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर यारम को इसे प्यार करना था तो इसे सबके सामने ही करना होगा, ये रूह का फैसला था। अब इसे यारम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इसके मासूम बच्चे को अपने प्यार का वो जायका छिका चुका था कि रूह को अपने बच्चे पर तरस आने लगा था। यारम अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से वापस आया था। इस वक्त वो नहा रहा था। रूह बेड पर से दूध पिलाते हुए से बातें करते इसका नन्हा सा चेहरा देख रही थी। वैसे यारम की भी कोई गलती नहीं थी, वो इसके टमाटर जैसे गाल देखकर बेबस हो जाता था, और फिर अपने अंदाज में जब वो रोयाम को प्यार करता तो रोयाम बैठ कर रोने लग जाता, जबकि रूह को बाद में अपने बेटे के गाल से हिला लाकर लाल से सफेद
करने पड़ते थे। और इस दौरान रोयाम यारम की वो शिकायतें लगाता जिसे न समझते हुए भी रूही से दिलासे देती थी कि अब वो बाबा रोयाम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो नहाकर बाहर निकला। रुक, ये देखो, शर्ट का बटन टूट चुका है। शर्ट बेड पर फेंकते हुए वो इसे दिखा रहा था। यारम, ये तो शर्ट मैं इस बार लाई थी, इसका बटन कैसे टूट गया? वो रोयाम को बेड पर रखते इसकी शर्ट देखने लगी। ये तो परसों ही वो लेकर आई थी, ये तो यारम ने एक बार भी नहीं पहनी थी। अच्छा, अब टूट गया तो टूट गया, इतने अच्छे से नहीं उन्होंने लगाया होगा। चलो जल्दी करो, इसका बटन लगा दो। यारम लंबी बहस में पड़े बगैर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। आप कोई और पहन लेना, मैं सुबह के सारे बटन पक्के कर दूंगी। रुक ने शर्ट पता करके कहा था। नहीं, अभी करो, मतलब अभी करो, अभी के अभी मुझे यही पहननी है, वो जिद करते हुए बोला था। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। रूही इसकी बात मानते हुए इसकी अलमारी की जानिब आई थी जब पीछे से अचानक रोयाम की जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी थी। वो यारम के कब्जे में बुरी तरह से मचल रहा था, जबकि यारम इसके गाल पर अपनी दाढ़ी और मुछों से चाह सा जुल्म करता इसे अपनी जरहाना प्यार का मुजाहिरा कर रहा था। रूह भागती हुई बेड पे आई थी, लेकिन इससे पहले ही यारम वहां से उठकर बाहर की जानिब भाग चुका था। या अल्लाह यारम, आप कब सुधरेंगे? हाय मेरा मासूम बच्चा। रूह फौरन इसे अपने सीने से लगाती इसकी शिकायतें सुनने लगी थी, जबकि अब वो मजे से बाहर जा रहा था। मेरे मासूम बच्चे, मुझे माफ कर देना, तारी मुझ के बगैर में तेरी माँ को अच्छा नहीं लगता, तारी मुझ के साथ तुझे नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुझे सारी जिंदगी अपने बाप का प्यार यूं ही सहना होगा। वो ऊंची आवाज में रूह को सुनाते हुए बोल रहा था। अब आप हाथ लगाकर दिखाइए मेरे बच्चे को, फिर देखना मैं क्या हाल करती हूँ। रूही इसे अपने साथ लगाए बहला रही थी, जबकि यारम की बातें से मजीद तपा रही थी। बेटा प्लीज दूध पी लो, मैं वादा करती हूँ अब से बाबा के पास नहीं आएंगे और ना ही इनका जरहाना प्यार आपको सहना पड़ेगा मेरे बच्चे को। या अल्लाह, जरा रहम नहीं आता इस शख्स को मेरे मासूम बच्चे पर। हर किसी को अपनी तरह स्टोनमैन समझ के रखा हुआ है। क्या हालत कर दी मेरे मासूम शहजादी की। उसके गाल से हिलाते हुए समझा रही थी, जबकि जो अभी तक सूसू कर रहा था। रूह को इसकी हालत पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, लेकिन वो अपने मासूम से बच्चे को अपने जालिम और जाबशों से बचा नहीं सकती थी। रोयाम जरा बेहतर हुआ तो वो इसे बेड पर रखती फ्रेश होने चली गई थी। यारम ने कमरे में कदम रखा तो रोयाम को बेड पर अकेले खेलता हुआ पाया। इसकी आंखें वापस से रोशन दिए की तरह चमक उठी थी। लपक कर इसके करीब बेड पर आया। रोयाम की कशिश थी जो इसे अपनी तरफ खींचती थी। इसे देखकर यारम खुद पर सब्र ही नहीं कर पाता था। इससे पहले कि वो पीछे झुककर इस पर किसी किस्म का तशद्दुद करता, इसकी सूरत हाल देखकर इस पर तरस आ गया था। मेरा बच्चा ये किसने किया मेरे बच्चे के साथ? ऐसे कौन प्यार करता है? बाबा को बिल्कुल प्यार नहीं करना आता, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा आहिस्ता आहिस्ता प्यार करना सीख जाएंगे, या फिर मेरी शहजादी को अपने पापा का प्यार सहने की आदत हो जाएगी। यारम बेहद नरमी से इसका गाल चूमकर पीछे हटा था। यारम ना करें प्लीज, वो इतनी मुश्किल से चुप हुआ है, आपका बस चले तो आप इसे खा ही जाए, बल्कि आज तो आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रूह यारम को मना करती तकरीबन भागती हुई बेड पे आई थी। देखो बेगम, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बच्चा मेरा भी है और इसे भी प्यार करने का हक पूरा रखता हूँ। अब मुझे नहीं आता तुम्हारे जैसा प्यार, तो मैं क्या करूँ? मेरे प्यार करने का एक अलग तरीका है, अलग अंदाज है, जो अभी यारम को समझ में नहीं, जो अभी रोयाम को समझ में नहीं आता, इसलिए वो रोने लगता है। तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए और रोयाम को वक्त देना चाहिए ताकि इसे समझ में आए कि इसके बाप का प्यार करने का तरीका है। यारम सख्त लहजे में इसे समझा रहा था, जबकि नजरों से शरारत साफ झलक रही थी। आपके प्यार करने का तरीका इतना जारहाना है कि मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल, इसे अपनी तरह नाजुक बनाओ। आज आज इसे कपड़े भी लड़कियों की तरह पहना दिए। ये लड़का है, कम से कम इसके कपड़े तो ब्लू कलर के होने चाहिए। हद है यारम, किस चीज की भी हद होती है। आपको दो ही कलर जिंदगी में पसंद है, एक नीला और दूसरा सुर्ख। सुर्ख मुझे पहना कर सुर्ख कर दिया, अब ये नीले इसे पहना कर नीला कर देंगे। रूही इसकी बात सुनकर जल्दी से बोली थी। यारम तो इस पर अच्छी खासी पाबंदी लगाई हुई थी। वो ज्यादातर रेड के कलर के कपड़े पहनती थी, क्योंकि यारम इसके लिए ऐसे कपड़े पसंद करके लाता था। वो तकरीबन सारे ही रेड कलर के होते थे, लेकिन रोयाम के मामले में वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। इसके लिए वो हर चीज की रंग चीजें दिलवाती, खिलौने, कपड़े, यहाँ तक इसकी दूध की बोतल भी हर कलर में थी। रोयाम पर यारम की कम ही चलती थी और यारम को इस बात पर एतराज नहीं था। रोयाम को रंगों को जीने की पूरी आजादी थी, लेकिन रूह इसे सुर्ख में ही अच्छी लगती थी। एक तो सुर्ख कलर इसकी नजरों की ठंडक और दूसरा रूह पे खिलता भी बहुत ज्यादा था। अच्छा ठीक है बाबा, जो मर्जी पहनाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। यारम फौरन मान गया था। हाँ तो मैं कौन सा आपकी बात मानूंगी। रूह भी इसके पास बैठे हुए नखरे दिखाती बोली थी। रोयाम मेरी जान, दूध पी लो बेटा। यारम, मैं कब से इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहले कितने ही देर रोता रहा और अब ये दूध भी नहीं पी रहा। परेशानी से कहा तो यारम, जो आराम से बेड पे लेटा था, उठकर बैठ गया और रूह की गोद से रोयाम को लेकर अपनी गोद में रखा। वो इसलिए क्योंकि आज रोयाम ने अपने बाबा से बात नहीं की। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। यारम, आप इसके साथ लाड बात में कर लीजिएगा, पहले इसे दूध पिलाइए ना। इसे दूध पिए हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तो इसे भूख लगी होनी चाहिए। बहुत तंग करने लगा है मुझे। रूह मुंह बनाए बोली और यारम हाँ में सर हिलाता इसका नन्हा सा चेहरा देखने लगा, जिसका सारा ध्यान इसी की जानिब था। शायद वो भी महसूस कर चुका था कि वो इस वक्त अपने दुश्मन की बाहों में है, इसलिए इसका मुंह फिर से बन गया था। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। इसका नन्हा सा निचला होंठ ऊपर होंठ को छुपाकर बाहर आ चुका था। रोयाम के हाथ में अब तक रूह का दुपट्टा फंसा हुआ था। इसने बहुत जोर से इसके दुपट्टे को पकड़ा हुआ था। रूह दूध की बोतल यारम के हवाले कर चुकी थी, जबकि यारम अभी मसरूफ हो चुका था। तुम्हारे साथ मसला क्या है लड़के, क्यों मेरी बीवी को इतना तंग करते हो? इसके पास आते ही तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरी बीवी के साथ चिपकने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। आइंदा इसके पास आते हुए यूं रोना शुरू
आइंदा इसके पास आते ही तुमने यूं रोना शुरू किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे दुबई का डॉन हूँ मैं। लोग मुझे डेविल के नाम से जानते हैं। वो रोयाम पर जुकाई से अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था कि जिसे वो डरा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि सैयद रोयाम का आसमी है। यारम के इस तरह से डराने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। इसकी खिलखिलाहट पर इसने रूह को देखा था जो खुद भी होंठों पर हाथ रखकर हंसने लगी थी। कितने बदइखलाक औलाद है। बाबा बात कर रहे हैं और ये जनाब हंस रहे हैं। यारम चाहकर भी अपनी हंसी छुपा ना पाया था। इसे नरमी से प्यार करते हुए यारम ने दूध की बोतल इसके लब्बों से लगाई तो वो खामोशी से शरीफ बच्चे की तरह दूध पीने लगा था। यारम आप मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहे थे? इसे दूध पीते देखकर रूह को भी अपनी दुनिया जहाँ का कुछ होश आया था। थोड़ी देर पहले यारम के डराने पर इसका ध्यान गया था। मैं कब डांटा रूह? वो तो मुझे इसे समझा रहा था कि तुम्हें तंग ना किया करे और तुमसे ज्यादा चिपका ना करे क्योंकि इस काम के लिए इसका बाप है। रोयाम को गूंदगी में जाते देखकर यारम ने नरमी से काट में लिटाया और ज़ोमेनी अंदाज में कहता वो इसके पास आया था। एक ही झटके में से खींचकर बेड पे गिराया। एहसास है मुझे तुम्हारा सारा दिन इसके लिए भागते भागते थक जाती हो। रात को मैं थका देता हूँ इसलिए सोचा क्यों ना अपनी औलाद को थोड़ा सा सबक सिखाऊं। इसे बताऊं कि माँ को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। आखिर औलाद के अंदर थोड़ा सा एहसास भी तो होना चाहिए। वो उसकी गर्दन पर लब रखता शरारती अंदाज में बोला था यही एहसास शोर साहब के अंदर भी जाग सकता है। वो थोड़ा सा एहसास कर ले और रात को आराम करने दे। रुख ने सारी बात इस पर डालते हुए इसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली थी। नहीं यार तुम्हारा शोहर बहुत बेरहम सालम सफाक इंसान है। वो तुम पर तो बिल्कुल भी तरस नहीं खा सकता। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार तुम सारा दिन रोयाम को देती हो इतना प्यार तुम्हें सारी रात मुझे देना होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में जंग होगी मेरी और तुम्हारे बेटे की। अगर तुम पर इसका हक है तो मेरा भी है और मेरा हक ज्यादा है क्योंकि मैं पहले तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ बल्कि इसे तो लाया भी मैं ही हूँ। तो तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अपनी हर रात का हसीन वक्त मेरे नाम कर दो। सिर्फ मेरे नाम। तुम्हारा सारा दिन तुम्हारा बेटा और रात मेरी मैं जैसे चाहूँ अपना प्यार वसूल करूँ। तुम्हें मज़ाहमत या एतराज़ करने का कोई हक नहीं। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपनी आती जाती सांसों को मेरे नाम करना है। वो इसकी गर्दन को चूमते हुए इसके थोड़ी पर अपने लब रख चुका था और अब वो अपने अंदाज में इस तरह से अपना प्यार का हक जता रहा था जबकि रूह बिना किसी मज़ाहमत के इसकी बाहों का हिसार खींचती इसके लब्बों का लम्स अपने लब्बों पर महसूस कर रही थी। रोयाम खौफ खरगोश के मजे लूट रहा था जबकि रूह पल पर यारम की बाहों में पिघलती अपना आप फूल से भी ज्यादा नाजुक महसूस कर रही थी। वो पल पर शुक्र अदा करती थी अपने रब का जिसने इसे हसीन जिंदगी दी थी। इसका एक एक पल किसी हसीन ख्वाब जैसा था जिसे ख्वाब में भी वो कभी जागना नहीं चाहती थी।